तो इनको जनाब वेलकम करते हैं। और जी माशाल्लाह वेलकम जी। डॉक्टर एजाज साहब वेलकम, डॉक्टर एजाज साहब वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। सर आप तो हमारे लिए बायस ग्रुप के लिए बायस रहमत, इस जमीन पे लोगों के लिए बायस रहमत, आपकी तो बात ही और है ना सर, माशाल्लाह से। अच्छा जी, आज सर हमने बेलाडूना पढ़नी है। और जायद साहब जो हैं, जायद साहब, जी सर, जी जी। जायद साहब मोहतरम, आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट कि अलीम डॉक्टर अलीम उल हक साहब जो है ना जी, उन्होंने आते ही सवाल किया कि ये माइंड मेथड सैगल वाला है। मैंने कहा ये जी वही है। तो डॉक्टर अलीम उल हक साहब जितना सैगल माइंड मेथड के बारे में जानते हैं, जो कि बहुत अच्छा ही जानते होंगे, वो हमें बताएं, ताकि फिर चंद मिनट उस पर गुफ्तगू करके तो सर आलोक मोहतरम किबला आलम से गुजारिश की जाए कि वो बेलाडूना पे अपना लेक्चर अरशाद फरमाएं। जी अलीम उल हक साहब। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर सेगल के मेथड को मैंने इतना स्टडी नहीं किया हुआ, सिर्फ मैंने सुना हुआ है। असल में पाकिस्तान में भी हमारे कुछ डॉक्टर्स हैं, तो वो अपने नाम के साथ कहते हैं कि हमने मतलब माइंड मेथड को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया है या उस पर वर्क किया है। डॉक्टर सेगल का वो मतलब इस्तेमाल नहीं करते नाम, मैंने सिर्फ फेसबुक पे देखा हुआ डॉक्टर सेगल साहब का। ठीक है। तो बाकी होम्योपैथी में माइंड मेथड जो है वो अपनी एक अहमियत रखता है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। जी जी क्योंकि इंसान जो सोचता है वो अमल में ढल कर उसके किरदार को जाहिर करता है। इंसान को जो जाहिर भी है ना, वो जी उसकी जी, सोच को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ऐसे ही है। हम जानते हैं कि हमारे अफोरिज्म नंबर 5 में मास्टर हनीमन साहब ने भी हमें कहा है कि जो इंसान का जाहिर है और उसके अंदर जो उसके मेंटल दिमाग में जो भी चल रहा है, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है हमारी प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए। तो वहां से भी हमें एक इशारा मिलता है कि आपने जाहिर पे भी जाना है और मेंटल सिम्टम्स पे भी जाना है। जी जी और जब हम मेंटल सिम्टम्स को इम्पोर्टेंस देते हैं, अभी मेरा एक केस था, उसमें एक खातून है, उनकी इनफर्टिलिटी का मैं ट्रीट कर रहा हूँ, फाइब्राइड्स हैं, मुख्तलिफ पीरियड इशू हैं। अब उनका एक मेंटल सिम्टम मुझे मिला था, और मेंटल सिम्टम ये था कि वो कहती हैं मैं जैसे ही इंटर करती हूँ वॉशरूम में, मुझे ऐसे ख्यालात आते हैं कि मेरा दिल करता है कि नाउजुबिल्ला मैं कुरान की बेहुरमती करूं। हाँ हाँ, अब ठीक है। ये एक ऐसा यूनिक मेंटल सिम्टम था। अब मैं उस केस में 2-3 महीने से फंसा हुआ था, कोई मुझे अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। जी जी जब उसने ये मरीजा ने मुझे बात बताई, क्योंकि लोग शर्माते हैं ऐसी बातें कहने से, तो उसने जब ये बात मुझे बताई तो मैंने रिपिट्राइज किया माइंड उसमें जाके डिलीजन वगैरह में। तो उसमें एनाकार्डियम मुझे सिंगल रेमेडी मिली, और इसके अलावा वहां पे कोई दवाई नहीं थी। तो जब उसको एनाकार्डियम दी गई, तो अब क्योंकि वो केस अभी चल रहा है, फिनिश नहीं हुआ है, तो उसको काफी 30% उसको फर्स्ट डोज से ही आराम आ गया। तो बिल्कुल ये जो माइंड मेथड है या मेंटल सिम्टम्स हैं, इसकी अहमियत मैं समझता हूँ, और ये मेरी फर्स्ट क्लास है समझ लें माइंड के हवाले से। वैसे तो मैं अपनी तौर पे स्टडी करता रहता। तो चलें आप लोग अपनी क्लास शुरू करें, मैं अभी आप लोग को सुनता हूँ। जी डॉक्टर साहब, क्लास शुरू करें। जी डॉक्टर साहब।
हेलो। जी डॉक्टर साहब। हाँ जी सर, शुरू किया जाए क्लास या अभी और लोग ज्वाइन होंगे? क्योंकि बहुत कम लोग हैं आज तो। और डॉक्टर तारिक साहब शायद सॉरी सर, शुरू फरमाइए। लोग ईद की वजह से बिजी हैं, वो खुद ही पता नहीं साइलेंट पे कैसे हो गया। तो आप सर फरमाइए, शुरू कीजिए। वो ईद की वजह से लोग जरा, ईद करीब आ रही है ना जी, तो लोग बच्चों की शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं जी। ओके ओके। तो यस सर। आज हम ये आज ये हमारा 5th लेक्चर है जहाँ तक। और बहुत सारे लोग आज वैसे भी एब्सेंट हैं, कुछ लोग नए ज्वाइन हुए हैं। तो देखते हैं कि ये जो माइंड मेथड है इसके बारे में, जैसे अभी कुछ डॉक्टर साहब ने कहा कि पाकिस्तान में डॉक्टर सहगल साहब का नाम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। कोई भी दिक्कत नहीं है, उनको नाम का जरूरत नहीं है, उन्होंने अपना काम कर दिया है ना। तो जो लोग, उससे भी ये समझ आता है कि कुछ लोग, देखिए हमको किसी भी इंसान को ना उसके बस ये समझना है कि कोई बंदा कैसा हो सकता है। तो उसको जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है, इंडिया में भी कुछ लोग अपना नाम लगा के घूम रहे हैं, तो दीज पीपल आर अनग्रेटफुल, है ना। तो ये एक रूब्रिक है वो अपने पास, अनग्रेटफुल लोग होते हैं लोग, है ना? यस यस यस। तो ऐसे ही समझना है हमको कि वो बंदा किस तरीके का पर्सनालिटी है। तो कोई बंदा आ रहा है हमारी क्लिनिक पर, तो हमको ऐसे ही देखना है। तो रियल बताऊं, जो काम जी जी। हमारी होम्योपैथी में हैनीमैन साहब, कैंट साहब और जो लोगों के बाद अभी जो भी काम हुआ है, जिसको बोलते हैं री एवोल्यूशनाइज्ड होम्योपैथी, वो सहगल साहब ने किया है। क्योंकि सहगल साहब ने जो काम किया है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और इतना उनके काम से इतना सुटेबल हो गया है होम्योपैथी, इतना इजी हो गया है होम्योपैथी। इवन लर्निंग, टीचिंग, सब कुछ इजी है। लर्निंग, टीचिंग, प्रैक्टिसिंग, है ना, इम्प्लीमेंटेशन, सब कुछ इजी है। समझ आ गया तो इजी है, अदरवाइज इट इज ऑल्सो टफ। बट इसको समझना हर किसी के लिए बहुत इजी है, क्योंकि हमारी होम्योपैथी में डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स हैं, है ना, प्रैक्टिस के लिए। तो हमको जितनी भी वैरायटी देखी जाए, सारी वैरायटीज, सारे सिस्टम से रिजल्ट मिलता है। लेकिन हमको ऐसा चाहिए कि जिससे इजीली प्रैक्टिस कर सकें और रिजल्ट भी हमारे फास्ट हो, रिजल्ट हमारे जल्दी हो। क्योंकि मैंने अभी मेरा 15 ईयर से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, है ना, होम्योपैथी में। और इनिशियली जस्ट आई वाज प्रिस्क्राइबिंग विद द क्लासिकल मेथड, है ना। मतलब कुछ भी जो भी आता था, समझ में आता था, प्रैक्टिस करता था। सिंगल मेडिसिन, मदर टिंचर प्रैक्टिस, कई बार कॉम्बिनेशन भी देते थे, 2 या 3 मेडिसिन भी, तो उससे भी रिजल्ट आते थे। फिर मुझे लगा कि लेकिन ये ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे ही नहीं पता चल रहा कि मेडिसिन क्या काम कर रही, कौन सी मेडिसिन कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है। तो फिर मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग के लिए मुंबई में जाके मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन MD ICR मुंबई से किया मैंने। उसके बाद मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग, उससे भी बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिला। लेकिन वहां हमको एक थीम समझनी होती है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग में, कि नेट्रम्यूर पर्सनालिटी ऐसी होती है ना, लाइकोपोडियम इस तरीके का होता है। और इतनी जितनी सारी मेडिसिन है उन सबकी एक पर्सनालिटी होती है। हमको उस बेस पे समझना होता है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब मेंटल, फिजिकल, पर्टिकुलर, सब कुछ की टोटलिटी होनी चाहिए। मेंटल फिजिकल तो मिलना ही चाहिए, है ना। तो वहां से भी मैंने प्रैक्टिस किया और रिजल्ट भी पाए, बहुत शानदार रिजल्ट उसमें भी हैं। और जो मास्टर्स लोग हैं वो उसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो मास्टर हैं। उसके बाद मुझे लगा कि लेकिन उसका भी एक बेस होना चाहिए जो हमारे साथ रेगुलर होना चाहिए,
है ना, तो वो बेस मेरा छूट गया, तो फिर मैंने वो वाला प्रैक्टिस कंटिन्यू रखा जिस लेवल तक करता रहा। उसके बाद फिर मुझे माइंड मेथड से मैं इंट्रोड्यूस हुआ, तो उसके बाद समझा मुझे कि दिस इज मोस्ट रिलायबल एंड इजीएस्ट वे टू गेट फास्टेस्ट रिजल्ट इन होम्योपैथी, है ना, रिलायबल भी है, इजी भी है, और आप उससे फास्ट रिजल्ट भी पा सकते हैं। तो माइंड मेथड में ऐसा है कि माइंड मेथड मतलब हम सिर्फ मेंटल सिम्टम्स को पेशेंट का लेते हैं और उसके आधार पर हम पेशेंट के रूब्रिक्स बनाते हैं और उसके ऊपर मेडिसिन दी जाती है। तो पेशेंट में मेंटल क्या होता है, मेंटल कुछ भी हो सकता है उसके मेंटल में नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं। पेशेंट लैंग्वेज ऑफ पेशेंट हमको देखनी होती है, तो वो एक वर्बल कम्युनिकेशन होता है, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। वर्बल कम्युनिकेशन पेशेंट आके सीधा बात करेगा, जो बात करेगा अपनी प्रॉब्लम्स के लेके बात करेगा, जिस तरीके से बात करेगा वो सब लेंगे हम, उसके ऊपर रूब्रिक बनाएंगे। तो एक ये हो गया। दूसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपको पेशेंट का लैंग्वेज कैसे समझना होगा। तो नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन होता है, पेशेंट का एक्सप्रेशन, जेस्चर, है ना, उसका बिहेवियर, आपका सिटिंग पोस्चर, है ना, उसका बात करने का तरीका, ये सारी चीजें आपको ऑब्जर्व करनी होगी। तो जब आप इस चीज पे आप अपनी कमांड हासिल कर लेंगे, तो माइंड मेथड में मतलब आप पेशेंट को जेस्चर, पोस्चर, बिहेवियर, उसके जो भी तरीके हैं उनसे आप इवन टॉकिंग से उसको जो भी मेंटल स्टेट है, करंट मेंटल स्टेट से जो बंदा रिप्रेजेंट हो रहा है अपने आप को, उसको हमको देखना होता है और वहां से हमको मेडिसिन सिलेक्ट करनी होती है। उसमें भी पेशेंट का सारा चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसका डाटा हमको लेना तो सभी चीजें हैं, कान हमको खड़े रख रहे हैं, आंखें हमको अपनी फोकस रखनी है, लेकिन हमको छांटना है उसमें से, है ना, उसको हमको एलिमिनेट करना है कि हमको फिर लेना क्या है और क्या रिमूव कर देना है। इसी में मतलब ये सारी चीजें माइंड मेथड का ही पार्ट है, जैसे हम क्लासिकल में भी करते हैं। तो जो भी चीजें हैं अल्टीमेटली टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट सिमिलिमम मेडिसिन। मेथड कोई सी भी बुरी नहीं है, सारी मेथड जिसमें जिसकी कमांड हासिल हो, है ना, लेकिन दिस इज ऑल्सो अ वे टू गेट एग्जैक्ट सिमिलिमम मेडिसिन। एंड मेडिसिन तो हमको कहीं से भी मिल जाएगी, लेकिन मैंने देखा है कि जो इसके रिजल्ट हैं वो बहुत ही रिलायबल है और बहुत फास्ट है। मतलब आपको 5 मिनट 2 मिनट विद इन मिनट आपको फ्यू सेकेंड्स में आपको रिजल्ट देखने मिलेगा, डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी एंड क्रॉनिसिटी ऑफ द पेशेंट, है ना। तो ये है माइंड मेथड, जिस पे हम माइंड की प्रोमिनेंट स्टेट को हम पेशेंट की समझते हैं, उसकी लैंग्वेज, उसके कम्युनिकेशन, उसके जेस्चर, उसके पोस्चर, और उसके ऊपर ही रूब्रिक बनाते हैं। एक्चुअली ये माइंड मेथड क्या है कि किसी डॉक्टर ने, डॉक्टर एमएल सहगल साहब हैं, वो नॉन होम्योपैथ थे, लेकिन उनको इंटरेस्ट था किसी भी चीज का, तो वो उन्होंने क्या किया कि जो हमारी रिपर्टरी का फर्स्ट पार्ट है माइंड मेथड, माइंड रूब्रिक, माइंड चैप्टर है, उस पर माइंड के रूब्रिक्स हैं। तो जो भी डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं सिर्फ माइंड मेथड वाले को छोड़ करके वो बड़े बड़े रूब्रिक्स को प्रिस्क्राइब करते हैं, बड़े बड़े रूब्रिक्स के लिए ऊपर प्रिस्क्रिप्शन होता है, जैसे एंगर है, इलमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है, और पेशेंट के डिस्पोजिशनल क्वालिटी के ऊपर वो लोग मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि एंगर, सप्रेस्ड एंगर, एलिमेंट फ्रॉम, ऐसे बड़े बड़े रूब्रिक। लेकिन और जो रिफाइंड रूब्रिक हैं उसके अंदर उनका कोई पता जाता नहीं था, जैसे फ्रिबुलर, तो इनको उनने लाइव कर दिया, सहगल साहब ने लाइव कर दिया इन रूब्रिक्स को, और वो एप्लीकेबल बना दिया, है ना। तो सहगल मेथड का काम, डॉक्टर सहगल का काम बहुत ही एप्रिसिएबल है और उनने होम्योपैथी को एक नई दिशा दी। तो लेकिन हम इस सिस्टम को हम प्रैक्टिकली समझ सकते हैं, जैसे कि हमने प्रैक्टिस में भी देखा है कि जब से माइंड मेथड हमने सीखी है और उस पर प्रैक्टिस करना शुरू किया है, एब्सोल्युटली आई एम गेटिंग incredible result and you will get also if you learn wonderfully. तो
सबसे पहले हमको सीखना है प्रैक्टिकल, और जो भी है ये बुकिश नॉलेज नहीं कि हम किसी बुक से, हम सीधे केसेस के थ्रू बात करते हैं। तो केस में चाहे यहाँ का केस हो या पाकिस्तान का केस हो या कोई भी बंदा हो, सबसे पहले तो इंसान का बनावट एक ही है, ठीक है, इंसान के इमोशंस एक ही हैं, इसीलिए बेलाडोना मैं भी दूंगा, आप भी देंगे उसी पेशेंट के ऊपर जो बेलाडोना की पर्सनालिटी होगी, बेलाडोना की करंट स्टेट होगी, तो यहाँ पर भी काम करेगी, वहां पर भी काम करेगी मेडिसिन, है ना। तो हमको वही समझना है कि इंसान अपनी समस्या को लेके, जैसे किसी को गले में तकलीफ हो गई, इतना बड़ा कुछ गांठ बन गया, तो चाहे यहाँ का पेशेंट हो या अमेरिका का पेशेंट हो या पाकिस्तान का पेशेंट हो, उसका कंसर्न वही रहेगा, वही 2-3 चीजों के इर्द गिर्द घूमता रहेगा, है ना। तो जैसे घुटने का दर्द है तो उसके कंसर्न भी ऑलमोस्ट वैसे ही होंगे, है ना, कि मैं लंगड़ा ना हो जाऊं, मैं कहीं बिस्तर पे ना आ जाऊं। तो यहाँ का पेशेंट हो, अब यदि हाई स्पिरिटेड पेशेंट हो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, यदि उसको लापरवाह पेशेंट है तो दर्द है लेकिन दवाई नहीं खा रहा है, या कभी ले आया, कभी दर्द की दवाई यहाँ वहां से खरीद के खा लिया और काम चलाने वाली बात करता है, तो ऑलमोस्ट पेशेंट ऐसे ही होते हैं। इसलिए हम 50-100 मेडिसिन के ऊपर हम पेशेंट को खेलते रहते हैं और हमारे मैक्सिमम पेशेंट उसी मेडिसिन से रिकवर हो जाते हैं। बाकी होम्योपैथी एंडलेस ओशियन वो सब भी हमको देखना है, लेकिन बेसिक चीजें हमको सबसे पहले अपनी क्लिनिक स्टेबल करनी है और पेशेंट इधर उधर ना जाए, ना भागे, ना वो हमसे डिसअपॉइंट हो, उसके लिए हमको ये माइंड मेथड सबसे रिलायबल सिस्टम, ठीक है। तो अभी किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछ ले, फिर हम केसेस के थ्रू समझते हैं इसको। मेरी गुजारिश ये है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशनल के लिए खास कोर्स किया, इसी तरह और भी बेहतरीन प्रेस्क्रिप्शन के लिए कोर्सेज किए, तो माइंड मेथड की तरफ आपको कैसे आना पड़ा, जबकि बेसिक कोर्सेज के अलावा आपने स्पेशलाइज्ड कोर्सेज भी किए, कॉन्स्टिट्यूशनल भी किए, ये फरमाइए। और ये बड़ी अहम बात है, थोड़ी सी डिटेल में बताएंगे ना जी तो हम सभी बड़ा मोटिवेट होंगे। फरमाइए सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस फोरम के थ्रू मैं सभी चीजों को, और जो मैंने केस जिस तरीके से मैंने ठीक किए हैं, मैं सबको, क्योंकि किसी का भी नॉलेज बुरा नहीं है, मतलब कि कम है। यदि कोई वो जानता है होम्योपैथी, तो होम्योपैथी मतलब होम्योपैथी। और मैंने फर्स्ट डे कहा था कि सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी अ फिजिशियन, देन होम्योपैथ, देन पर्टिकुलर प्रिस्क्राइबर, राइट। तो ये सब पार्ट्स हैं, और जितने ज्यादा हम पार्ट्स को जानेंगे उतना ज्यादा हम होल समझते जाएंगे, है ना। तो और जिसका जितना आइडिया, जिसकी जितनी स्प्रेड, जितनी जिसकी ग्रेस्पिंग पावर, तो रियल बताऊं मैं तो सब, दिस इज अ मैटर ऑफ इंटरेस्ट। अभी हमारे साथ 6-7 लोग हैं, तो ये जो बंदे हैं सब जो अपना टाइम दे रहे हैं होम्योपैथी के लिए, अपने लिए, तो वो दे आर इंटरेस्टेड, है ना, इंटरेस्टेड, एंथुजियास्टिक, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है होम्योपैथी को सीखने के लिए। रियल बता रहा हूं मैं, ना तो मैं कोई सिखाने वाला होता हूं, ना तो मुझे कोई सिखाने वाला है, एकदम मैं फैक्ट बोल रहा हूं आपको। लेकिन आप देखिए, टीचर इज अ मीडिएटर, और होम्योपैथी या एनी कोई भी सिस्टम या लर्निंग कांट बी पोर्ड बाय एनीवन, किसी के ऊपर डाला नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन आप सीख सकते हैं, और वो सीखने के लिए आपका अंदर का जो है ना एंथुजियाज्म है, आपकी जो लर्निंग की जो थर्स्ट है, वो होनी चाहिए। आप मटके को तभी देखते हैं जब आपको प्यास लगती है, अदरवाइज उसका तरफ ध्यान भी नहीं जाता। तो प्यास होनी चाहिए, है ना। तो प्यास, वो जो प्यास है ना, वो जो मोटिवेशन है लर्निंग के लिए, और वो भी इंडिविजुअलिस्टिक है, अपना अपना खुद का है, ठीक है। जैसे मास्टर हैनीमैन, वो अकेले थे, उस लेवल के व्यक्ति वो अकेले थे। अब रियल बताऊं मैं आपको, आपने सभी ने पढ़ा होगा, डॉक्टर कैंट साहब थे, तो कैंट साहब के साथ क्या हुआ था
वो बहुत बड़े लॉयर थे अपने जमाने के, कोई डॉक्टर नहीं थे, ठीक है। तो कैंट साहब की वाइफ एक बार बीमार पड़ गई, तो उनको जब उस टाइम पे 18th सेंचुरी में जब इलाज नहीं होता था, उनकी वाइफ को टीबी हो गई थी, ट्यूबरक्लोसिस, तो वो ठीक नहीं हो रही थी, एंड शी वाज ऑल एट दैट शी वाज ऑलमोस्ट डाइंग। तो फिर किसी डॉक्टर ने होम्योपैथी से उनको ट्रीट किया, तो वो डॉक्टर तो वही रह गया जिसने ट्रीट किया, आप समझिए। लेकिन आज कैंट साहब का नाम है और उस डॉक्टर का नाम नहीं जिसने ठीक किया। लेकिन कैंट साहब एक तो सिर्फ डॉक्टर कैंट, सिंपल कैंट नहीं थे वो, ना तो लॉयर थे, वो एक ये समझिए कि बहुत हार्ड वर्कर थे और बहुत मोटिवेशनल इंसान थे वो, और बहुत पैशनेट थे किसी भी चीज को लिए, और सबसे बड़ी चीज वो बहुत ज्यादा इम्प्रेशनेबल थे। इम्प्रेस हो गए वो, है ना, हमारे पास रूब्रिक है इम्प्रेशनेबल, वो इम्प्रेस हो गए देख के कि वाह क्या रिजल्ट है, मतलब उनकी वाइफ डाइंग, तो कोई व्यक्ति इस लेवल पे, मतलब उसकी सेंसिटिविटी को देखिए आप। हम रोज पेशेंट डील कर रहे हैं लेकिन हम कितना इम्प्रेस हो रहे हैं, नहीं, खास नहीं हो रहे, इसलिए हम लोग वही हैं। लेकिन कैंट साहब अपनी वाइफ को जिंदा रख सके किसी डॉक्टर के थ्रू, तो वो उस होम्योपैथी से इतना ज्यादा इम्प्रेस हुए, उनने लॉयर अपना जो प्रोफेशन था वो छोड़ दिया। उसके बाद वो इतना मोटिवेट हुए कि होम्योपैथी पढ़ने लगे, उसके बाद सीधे डायरेक्ट हैनीमैन के स्टूडेंट बन गए, और वो होम्योपैथी में इतना बड़ा काम किया कि आज उनका नाम है। तो ये उनका इंटरेस्ट था किसी भी चीज को लेके। तो ऐसे ही मुझे भी इंटरेस्ट था, तो मैंने क्या किया कि मैं ढूंढता रहा, और मुझे रूब्रिक को पकड़ना और रूब्रिक को समझने का एक अलग ही, मतलब मुझे इंटरेस्ट था कि मुझे होम्योपैथी में ये रूब्रिक्स को समझना है, माइंड के जो रूब्रिक्स हैं, और इतने सारे रूब्रिक आज देखने को मिल रहे हैं। मैं भी बड़े बड़े रूब्रिक्स अप्लाई करता था, जैसे सीक्रेटिव हो गया, रिजर्व हो गया, फास्टिडियस हो गया, डोमिनेटिंग हो गया, इस तरीके के रूब्रिक। तो वहां से भी यदि आप 15-16 रूब्रिक निकाल पाते हैं तो वहां से भी आपका मेडिसिन निकल आएगा। ये सारे रूब्रिक्स मैंने जो बताए आपका लाइकोपोडियम कवर कर जाएगा, है ना, और बहुत सारी मेडिसिन, तो वहां पर फंसने के चांसेस ज्यादा थे। लेकिन मैं प्रैक्टिस किया, करीब 4-5 साल वो प्रैक्टिस किया मैंने। उसके बाद फिर क्या हुआ, मैं ढूंढते हमारे गुरुजी हैं डॉक्टर श्यामल किशोर सर, उनका बुक मिल गया मुझे, और वो तो जहां चाहे वहां रहा है, ऐसी वाली बात होती है। तो वहां से मुझे बुक मिली, वहां से उनका कांटेक्ट नंबर मिला, और मुझे पता चला कि वो पढ़ाते हैं, वहां से मैंने ज्वाइन कर लिया, और फिर वहां से ये मेरी जर्नी शुरू हुई। और फिर आज मेरे बहुत सारे मेंटोर हैं, मैं बहुत सारे डॉक्टर से सीख रहा हूँ, और आज इस लेवल पर हो गया कि मैं आज आपके सामने हूँ, है ना। तो ऑल दीज थिंग्स डिपेंड्स अपॉन द इंटरेस्ट एंड योर पैशन। तो आप भी आज जिस स्टेट पे हैं, आप, मैं बताऊं, यदि आप अच्छे से ध्यान से समझेंगे चीजों को और सीखने की कोशिश में रहेंगे, तो आप 1 साल बाद देखिए, आपका पूरा 360 डिग्री आपका चेंज हो जाएगा, सब कुछ। एक्सक्यूज मी सर, मैं कुछ अर्ज करूं? बोलिए ना सर। आप बड़ा ही अच्छा बता रहे हैं, और दूसरे अगर मुतफिक हों तो कुछ एक स्पेसिफिक टॉपिक या केस ही लेंगे। लेकिन आज हमारी मोटिवेशन के लिए जो नए लोग हैं, ये सभी तकरीबन नए ही हैं, तो ये भी इंशाल्लाह वंडर्स करेंगे। जैसे आप श्यामल किशोर साहब से क्लास ज्वाइन की और आपका एक पैशन था, और वो लग रहा है कि वो माशाल्लाह से सभी में स्ट्रेंथन होगा, पैशन टू लर्न। आप के जो टीचर्स हैं वो किन से आप सीख रहे हैं? फिर व्हाट्सएप कौन से ग्रुप्स हैं, हम भी ज्वाइन कर लें। यूट्यूब पे कौन से टीचर्स हैं जो कि आप समझते हैं, क्योंकि इंडिया तो ये स्ट्रांग होल्ड है ना होम्योपैथी का, ठीक है सर। और जो पाकिस्तान में वो कह रहे हैं लोग, वो ये कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान में सैगल मेथड को मुतारफ करवाया, वो कोई क्रेडिट और नहीं ले रहे। ये क्रेडिट वाकई उनको बनता है कि उन्होंने सबसे पहले इंडिया से कोर्स किया और फिर वो पाकिस्तान में इसको कोर्सेज करवाने लगे। जैसे कि हम आज आपके शागिर्द हैं, कल हम ही में से लोग निकलेंगे जो कि
और टीचर्स को अपना स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, तो इस तरह ये बढ़ता जाएगा। तो आप जरा थोड़ा सा डिटेल से, जितना इतना अच्छा आपने बताया, जो मैंने गुजारिश की है वो बताइए। और इसमें और जो जो भी आप अपना इल्म बढ़ाने के लिए एक मोटिवेशन रेफरेंसेस वो भी बताएं तो क्या ही बात है। वरना केसेस तो सर होते ही रहते हैं, लेकिन अगर एक मोटिवेशन बन जाए ना जी, तो फिर समझ भी आना शुरू हो जाती है, कंसंट्रेशन भी डेवलप होती है और चीजें जहन में रहना शुरू हो जाती हैं। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही मैं बता रहा हूँ सर सर कि देखिए, अब जैसे कि अभी तो मैं, मेरे सारे जो ग्रुप्स हैं, सारे ग्रुप्स जो चल रहे हैं इंडिया में अब, तो वो सारे पेड ग्रुप्स हैं, है ना। जी जी तो और अब इधर इधर के हिसाब से उनके चार्जेस भी काफी हाई हैं। जी जी तो देखिए, और क्या है, इस सिस्टम को हमको धीरे 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 समझना हुआ। जैसे कि जैसे हमने तभी 5 क्लासेस अटेंड करी, 5 क्लासेस में यदि आपने हायोसाइनस का पेशेंट यदि आपने देखा होगा, तो वो आपसे छूटना नहीं चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ, है ना। मतलब देखिए, ये जो है, जो मैंने आपको बताया 5 क्लास में, उसमें जो जो बताया वो हमारे दिमाग में फिट होना चाहिए। और वो फिट आप यदि आपकी क्लिनिक पर 10 पेशेंट हैं, रियल बताऊं 10 पेशेंट हैं, तो 2 पेशेंट आपको मिल जाएंगे वही वाले जो हमने अभी पढ़ा दिया है। तो मेन चीज है, हमको हमारा कंसंट्रेशन इतना होना चाहिए, और स्टडी के लिए हमको ये करीब 18 आवर्स देना होगा, 16 आवर्स देना होगा, तब जाके हम उसको अप्लाई कर पाएंगे। रेगुलर हमको उनके बीच में रहना पड़ेगा। देखिए, हम पेशेंट के साथ तो है ही ना, लेकिन हमको देखना क्या है पेशेंट में, उसकी जो वर्बल कम्युनिकेशन है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को, उसको पकड़ना कैसे है। अभी जैसे मैंने बताया कि पेशेंट का जो लैंग्वेज है ना, हर चीज में उसका लैंग्वेज है, वो कैसे बैठता है, कैसे उठता है, कैसे बात करता है ना। तो हर व्यक्ति का अपना एक पर्सनालिटी है, और उस पर्सनालिटी का जो शेड है वो आपको देखने कहीं ना हर जगह मिल ही जाएगा, क्योंकि वही रिप्रेजेंट होता है। तो हमको वही करना है। और जैसे हमने इस क्लासेस में, ये हमारा 2 घंटे का क्लास होता है, तो 2 घंटे में हम इतनी सारी चीजें, तो हमको क्या करना है, ग्रेजुअली ग्रेजुअली, जैसे हमने एक वर्ड बोला तो उसको आप नोट करिए, और फिर उसको और तरीके से सोचिए कि मरीज आएगा तो वो बोलेगा कैसे। तो ये एक स्लो, फास्ट हम नहीं जा सकते, स्लो स्लो लर्निंग के थ्रू, लेकिन हमारी वो पकड़ होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए हमसे। जैसे कि हमने लास्ट टाइम बताया था हायोसाइमस के केसेस, तो हायोसाइमस का केस का जो, अब आपकी क्लिनिक पे अभी तक किसी ने देखा? हाँ जी, मैंने देखा कोई ही, मैंने एक्सपीरियंस हुआ? एक दिन में ही 3 हायोसाइमस को मेडिसिन दी थी जी, और उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा था। एक पेशेंट में 2 ने अभी रिपोर्ट करनी है जी। बहुत बढ़िया। देखिए, तो ये ऐसे अप्लाई होगा, जरूर होगा। सर, आप केस शेयर करेंगे वो? हाँ जी, केस ये था कि मैं अभी घर से जा रहा था क्लिनिक पे, तो मैंने देखा कि एक बंदा थोड़ी सी परेशानी की हालत में क्लिनिक के बाहर जो मेरे साथ और शॉप्स थी उनसे पूछता फिर रहा है। कभी एक शॉप से निकल के कोई कोई 1-2 मिनट बाद फिर दूसरी शॉप में कि जी डॉक्टर साहब, अपना मुझे कुछ सूझा कि ये बंदा इधर का, इस मार्केट का नहीं है, तो ये कहीं से बाहर से आया हुआ है। तो वही हुआ, मैं थोड़ी देर इंतजार करता रहा कि ये बंदा किधर जाता है भला। ये या तो एक शाम में दाखिल हो, वहां जाके बैठ जाए, अपना काम करे और चला जाए, ये 2-3 जगह शॉप्स पे क्यों जा रहा है, मुझे ये थोड़ी सी जेहन में आया। लिहाजा मैंने
थोड़ी देर रुक के उधर साइड पे देखा तो थोड़ी देर बाद वो क्लिनिक जो कि खुला हुआ था तो उसमें दाखिल हुआ। मुझे वहाँ से ही थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया कि ये हायोसाइमस में फाल करता है। फिर वो मैं अंदर गया, वही उसका अंदाज, डॉक्टर साहब कभी आपने इस बीमारी का इलाज किया है? क्या आप के पास कोई मरीज कब से कितने आ रहे हैं और इसका डॉक्टर साहब रिजल्ट टाइम कितना लग जाता है, रिजल्ट कितना रह जाता है? इस किस्म की के रूब्रिक्स को मैंने उस वक्त अप्लाई करके तो हायोसाइमस अल्लाह का नाम लेके दे दी और उसका रिजल्ट मिला। ये थी जी सूरत हाल। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो देखिए जी और सर। कोई बोलेगा? हाँ, और किसी को कोई क्वेरी हो तो बोले प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी सर। जी जाहिद साहब आप सवाल करें, मैं फिर पूछता नहीं सर, आप बोले आप। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं क्योंकि पहले माइंड मेथड में ये मेरी फर्स्ट क्लास है और किसी भी किताब के हवाले से मेरा ताल्लुक नहीं रहा माइंड मेथड से, लेकिन हायोसाइमस को वैसे जो हम पढ़ते रहे तो जो भी आप लोगों ने डिस्कशन की और बताया कि हायोसाइमस का पेशेंट जो होता है वो कंफ्यूज होता है और वो क्वेरी करता रहता है और बेचैन है, जितना मैं समझा हूँ आपकी बात से। तो अब जो मैं हायोसाइमस को मैं जो समझा हूँ तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है, या इसके उलट जो हम समझते रहे कि वो गुस्से वाला होता है और वो उसकी मतलब हर बात में भी गालियाँ होती हैं और बेशरम होता है, बेहुदा बातें करता है, सेक्सुअल टॉक में ज़्यादा होती है और इस तरह की चीज़ें हमने हायोसाइमस की पढ़ी हुई हैं। तो मैं थोड़ा सा समझ नहीं पाया कि आपने जो मतलब हायोसाइमस की एक पिक्चर रखी है तो इसको थोड़ा सा डिफाइन अगर कर दें तो। मैं अर्ज करता हूँ जी, जो मैं जिस पे मैं समझा था वो बहुत ज़्यादा शक व शुबे का इजहार करता है और उसको पता नहीं होता कि जो मैं चीज़ कर रहा हूँ वो ठीक भी है कि नहीं है। दूसरों पे डिपेंड करता है कि मैं किसी से पूछ के जाऊं कि मैं जिसके पास जा रहा हूं तो मेरे साथ धोखा तो नहीं हो जाएगा। और वो बहुत टॉकेटिव भी होता है। हमने हायोसाइमस को क्लासिकल तरीके से वैसे ही जैसे डॉक्टर अलीम साहब फरमा रहे हैं वैसे ही समझा है, लेकिन यही खूबी ये माइंड मेथड की है कि इसमें सिर्फ जो स्टैंप लगी हुई है हायोसाइमस के पे कि वो बस वो गंदी बातें ही करता है, कपड़े उतारता है, तो वो कपड़े उतारने के मानों में फिजिकल होने के साथ साथ ये भी है कि जब कोई मरीज या मरीजा डॉक्टर के पास आती है तो वो आम तौर पे एक आम मरीज उस हद तक नहीं जाता अपनी बीमारी में उन हिस्सों को दिखाने के लिए, अपने जिस्म के उन हिस्सों को दिखाने के लिए जिस हद तक हायोसाइमस बड़ी बोल्डली, और डॉक्टर खुद हैरान रह जाते हैं डॉक्टर साहब के ये इतनी जल्दी से इन्होंने सब कुछ खोल के दिखा दिया, अपना जिस्म दिखा दिया, वो इसे दिखा दिए जो बड़े गौर खौफ से झिझक के दिखाते हैं। और वो इसीलिए दिखाता है, माइंड मेथड ने हमें, सेकंड माइंड मेथड ने ये बताया कि वो कपड़े क्यों उतारता है। इसलिए कि वो कहता है कि वो कहीं डिसीव ना हो जाए, उसके साथ कहीं धोखा ना हो जाए। और वो जो डॉक्टर्स के बारे में पूछ रहा था ना, वो भी एक अच्छी बात थी अपने उसके लिहाज से। फिर वो जो क्लिनिक में पेशेंट बैठे होंगे उनसे भी पूछेगा, चोरी चोरी डॉक्टर साहब को पता भी ना चले, खा उसको थोड़ा सा टाइम वेट करना पड़े कि जी बारी मेरी खा थोड़ी सी
लेट भी हो जाए, लेकिन मैं पूछूं भला कि आपने दवाई खाई थी मरीज दूसरे ने, तो कैसा रिजल्ट रहा था, कितनी देर बाद आराम आया था। जब वो उसके ऐसे क्लू मिल जाए तो वो खुद ब खुद ही कुछ दवाई के असरात और खुद सेल्फ सजेशन से ही बेहतर होना शुरू हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर आलोक साहब सर। बहुत बढ़िया सर, डॉक्टर साहब को क्लियर हुआ? डॉक्टर अलीम जी पाटिल साहब, जी पाटिल साहब, मैं अभी भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि ये जो क्वारी वाला और कंफ्यूजन वाला मामला है ना, ये एनाकार्डियम में भी है, ये लेक्सेस में भी है, ये थूजा में भी है। और क्योंकि ISMS के मैंने CP चाइल्ड और ऑटिज्म के पेशेंट भी बच्चे जो होते हैं उनको डील किया भाई, तो वो तो नहीं क्वारी करते ना कि हम कितने अरसे में ठीक होंगे, वो कैसे होंगे। तो उनको भी जो मैंने ट्रीट किया वो इन्हीं बेसिस पे किया कि वो मेरे क्लिनिक में भी अपनी पैंटी उतार देते थे। तो जब मैंने इस सिम्टम पे उनको ट्रीट किया तो वो CP चाइल्ड या ऑटिज्म के जो भी उनके इश्यूज थे तो वो रिजॉल्व होना शुरू हो गए। परफेक्ट। पटेल देखिए साहब, आपको थोड़ा सा आप, मुझे क्लियर कर हाँ दीजिए। हाँ, आप भी वही कर रहे हैं, लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग है। तरीका भी वही है, लेकिन आप देखिए, आप जो कपड़े पैंट उतार देना, उसके लिए आपने क्या रूब्रिक लगाया था? जी मैंने थेराप्यूटिक डील किए। परफेक्ट परफेक्ट। तो आपने कर बंदा वही रहा है जो हमारी क्लिनिक पे कर रहा है, कि हमारी क्लिनिक पे भी कपड़ा उतार रहा है, आपकी क्लिनिक पे भी कपड़ा उतारा। लेकिन आपको ये आइडिया है कि है हायोसाइमस का बंदा कपड़े उतार देता है, ठीक है? ऐसा ही ना? जी डॉक्टर साहब, ऐसे ही। परफेक्ट। ये नेकेड वांट टू बी एक रूब्रिक है जी जी डॉक्टर, जी जी, है ना? जी तो इसका एक रूब्रिक है नेकेड वांट टू बी, मतलब कपड़े उतार देना। लेकिन अब आप देखिए, ये जो रूब्रिक है जो कैंट साहब ने लिखा है, वो मास्टर थे कैंट साहब, है ना? और अभी तक हम सहगल साहब के पहले लोगों ने समझा होगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बड़े बड़े फिजिशियंस हैं हमारे यहाँ, तो वर्ल्ड लेवल के डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर शंकरन साहब हो गया, है ना? डॉक्टर विजयकर हो गए, MLD कॉलेज से हैं, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं। तो इन लोगों ने समझा होगा, लेकिन इन लोगों ने पूरा एक सिस्टम तैयार किया है अपने तरीके से। सिर्फ माइंड अकेले को नहीं, पूरा होल होम्योपैथी को ही उनने चेंज करने की कोशिश करी है, ठीक है? तो एक सहगल साहब थे जिन्होंने पेशेंट के बिहेवियर को रिपर्टरी में देखने की कोशिश करी है। बंदे ने क्या किया, बच्चे ने क्या किया, बड़ों ने क्या किया, कपड़े उतार दिए अपने। कई महिलाएं आएंगी, अपना अंदर का खुजली है, लेकिन वो धीरे धीरे शर्माते हुए वो अपना कपड़ा, या बगैर शर्माए हुए वो अपना पूरा कपड़ा ऊपर तक उठा के दिखा देंगी। मतलब जो पार्ट ढका हुआ रहता है उसको भी वो उघाड़ करके दिखा देना, निकाल के दिखा देना। इसका मतलब नेकेड वांट टू बी। अब नेकेड का उनने, देखिए, नेकेड का उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से नेकेड होता है। नेकेड का मतलब सिर्फ कपड़े उतार देना नहीं होता। नेकेड का मतलब होता है न्यूड हो जाना, मतलब अपने अंदर का सब कुछ दिखा देना। अब चाहे वो माइंड के अंदर हो या शरीर के अंदर हो, कपड़ों के अंदर हो, ठीक है? माइंड के अंदर कैसा? डॉक्टर साहब मैं बोलता हूं, मरीज का क्या लैंग्वेज रहेगा? डॉक्टर साहब मैं आपको सच्ची में सब कुछ बता दे रहा हूं, मैं आपको ये बात नहीं छुपा सकता, क्योंकि हर साइमस का बंदा कहेगा डॉक्टर साहब मैं तो ड्रिंक भी करता हूं, डॉक्टर साहब मैं तो गुटखा भी खाता हूं, मैं आपको कोई भी बात छुपा नहीं सकता, क्योंकि मुझे आपसे इलाज लेना है। और लोग बोलते हैं कि डॉक्टर से कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए। तो हो गया ना नेकेड आपके सामने? जी डॉक्टर साहब, आप क्लियर हुआ। तो ये जो नेकेड, इस तरीके से हमको रूब्रिक समझने हैं। मटीरिया मेडिका से आपने देखा कि वो नेकेड हो रहा है, कपड़े उतार रहा है हमको, लेकिन नेकेड वांट टू बी रूब्रिक में आप देखिए कितनी सारी मेडिसिन है।
सिर्फ अकेला हायोसाइमस नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे बहुत सारे जो मटीरिया मेडिका से प्रैक्टिस करते हैं वो लोग फंस जाते हैं। वो लोग कभी हायोसाइमस यदि कपड़े पहन के आया और उसने कपड़े नहीं उतारे और लेकिन उसने ये वर्जन कहा कि डॉक्टर साहब मैं आपको सब कुछ खुल के बता देना चाहता हूँ, है ना। जी तो वो खुल के क्यों बताना चाहता है हायोसाइमस का बंदा? क्योंकि वो अभी डॉक्टर के ऊपर उसने ट्रस्ट किया है, इसलिए वो नेकेड होना चाहता है और डॉक्टर से कोई भी बात छूट ना जाए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। डॉक्टर को पूरी बात मालूम नहीं होगी तो डॉक्टर कोई भी दवाई दे सकता है जिससे मेरा गड़बड़ हो सकता है, इसलिए उसको पूरी जानकारी होगी तो वो अच्छी से अच्छी दवाई देगा जिससे मेरा कोई भी गड़बड़ नहीं होगा। मतलब उसके अंदर वो जो गड़बड़ का डर है वो क्या है, उसके लिए रूब्रिक है फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये समझे जो डॉक्टर? कुछ ऐसे लोग होते हैं, मतलब हम किसी को अपनी राज की बात बताते हैं तो वो अपने राज की बात अपने दिल में नहीं रखते, आगे शेयर कर देते, तो ये भी हायोसाइमस में आएगा? देखिए वो क्यों बता रहा है वो भी देखना पड़ेगा ना हमको, तो एक बात से नहीं समझनी है। इसीलिए तो केस टेकिंग एक आइडिया है, केस टेकिंग एक प्रोटोकॉल है। आपको पूरी बात समझना हो, आपको इसके पीछे उस बंदे के पीछे का जिस्ट समझना हुआ कि वो नेकेड वांट टू बी में क्यों है। अब एक रूब्रिक है ट्रुथ टेलिंग प्लेन। ट्रुथ टेलिंग प्लेन वही मैंने आपको बताया कि माइंड मेथड एक ऐसा सिस्टम है कि हर पेशेंट की बात का, हर पेशेंट के जेस्चर का, पोस्चर का, हर चीज का हमारी रिपर्टरी में रूब्रिक है। माइंड चैप्टर में रूब्रिक है, लेकिन अभी तक हमने कभी अप्लाई ही नहीं किया। अब आपको मैं बताऊं, नेट्राम्यूर का पेशेंट, मैं जब क्लासिकल में था तो नेट्राम्यूर पेशेंट में देख के देता था, सिर्फ देखता था पेशेंट को और दे देता था मेडिसिन, है ना। तो नेट्राम्यूर का पेशेंट क्या आएगा, बात कम करेगा, है ना, जी जी यस और नो में आंसर देगा, जी बिल्कुल चुपचाप आगे आपके पास बिल्कुल बैठ जाएगा और फेस पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं रहेंगे। जी जी ठीक है, तो यदि आप कोई भी फेस पे एक्सप्रेशन नहीं रहेंगे तो वो बंदा किस तरीके का कहलाएगा? एकदम थोड़ा सा बोलेंगे ना हम, अरे कितना सीरियस टाइप का बंदा है, ना तो किसी से बात करता, चुपचाप वैसे ही मुंह बनाए खड़ा रहता जी है ना। तो जी। जब सीरियस टाइप का जो बंदा है तो हमने उसको समझ लिया सीरियस, लेकिन हमारी रिपर्टरी में खुद भी रूब्रिक है। फेस एक्सप्रेशन, जाइए आप फेस में देखिए, एक्सप्रेशन में देखिए, सीरियस लुक, ठीक। दो ही मेडिसिन है उसमें। तो जो मटीरिया मेडिका है और जो रिपर्टरी है, मटीरिया मेडिका से ही रिपर्टरी आई, ठीक है, लेकिन आप इतनी बड़ी मटीरिया मेडिका में कहाँ रूब्रिक ढूंढते फिरेंगे? सही। यदि आप बेलाडोना को कभी आपने सिर्फ चेहरा लाल है, कहीं इन्फ्लामेशन है, कहीं सूजन है, दर्द है, इसके अलावा भी कभी आपने बेलाडोना को यूज ही नहीं किया होगा। हाई ग्रेड फीवर है, यहाँ पे आपने फीवर में यूज कर लिया होगा बेलाडोना। जो भी क्लासिकल जो माइंड मेथड के अलावा डॉक्टर्स हैं उनने बेलाडोना को कभी दिया ही नहीं होगा। बेलाडोना को मैंने जिन भूतों के डर, खौफ और वांट टू बी आउटसाइड, मतलब घर से बाहर जाने की ख्वाहिश, इस एक चीज पे बेलाडोना को मैंने चंद पेशेंट पे इस्तेमाल किए। हाँ, तो अभी आप देखेंगे बेलाडोना का बंदा आपके पास यदि आपके पास ऐसे बंदे आते होंगे, डॉक्टर साहब जी जी ये तकलीफ हो रही है मुझे, बेलाडोना का पेशेंट, आप पूछेंगे कब से हो रहा है? डॉक्टर साहब ये तो करीब 6 महीने हो गया, ये खुजली की समस्या 6 महीने से हो गई मुझे। लेकिन आपने क्या किया? डॉक्टर साहब वहीं पास में मेडिकल स्टोर है, वहां से ये मेडिकल स्टोर से ये दवाई लेके मैं लगा लेता था तो वो ठीक हो जाती थी। लेकिन डॉक्टर साहब कुछ दिनों से ठीक ही नहीं हो रही है। ऐसे कभी आए पेशेंट? आपको
आपकी क्लिनिक पे डेली ऐसे पेशेंट मिलेंगे, डेली। यदि आपके पास 20 पेशेंट है तो 5 पेशेंट बेलाडोना के होंगे, 5 पेशेंट स्ट्रोमोनियम के होंगे, है ना। तो ये जो बात कर रहा है पेशेंट, देखिए ये जो बोला ना, उसने क्या किया, उसने अभी तक उसको खुजली थी तो उसने क्या क्या कर रहा था, अभी तक वो आराम से काम चला रहा था। कभी दवाई, जब उसने दवाई तकलीफ हुई तो खा लेता था, और अदरवाइज उसको ऐसे ही छोड़ देता था। जैसे कि दर्द है, सिर दर्द है, मुझे तो माइग्रेन का समस्या है डॉक्टर साहब, 1 साल से माइग्रेन की दिक्कत है, लेकिन जब दर्द होता तो गोली खा लेता हूं, लेकिन डॉक्टर के पास आज तक नहीं गया। मतलब बेलाडोना का वही एक मरीज अपना काम चलाता है, आप ये कहना चाह रहे हैं, वो अपना बस काम परफेक्ट चला चालू परफेक्ट का बेलाडोना, हाँ, चालू का काम चलाने वाला बंदा। अब आप देखिए, अभी मैंने आपको ऐसे वो बताया ना, लेकिन अभी कोई रूब्रिक नहीं बोला आपको बेलाडोना के ऊपर, जी। ठीक है। अब मैं उसके लिए रूब्रिक बोलता हूँ। देखिए, ये जो है ना, ये समझिए, ये जो माइंड मेथड है, टोटल मैथमेटिकल कैलकुलेटिव मेथड है, ठीक है। ठीक। आपके पास इस तरीके का, ये जो हम मटीरिया मेडिका पढ़ते हैं, तो मटीरिया मेडिका में हम एक पर्सनालिटी पढ़ते हैं कि ये बंदा ऐसा ही होगा, लेकिन आप कितनी मेडिसिन की पर्सनालिटी पढ़ेंगी? मैक्सिमम हमारे पास 3000 मेडिसिन है, 3000 मेडिसिन, 5000 मेडिसिन है यूजफुल, जिसमें जो मैक्सिमम मेडिसिन यूज होती हैं वो आप 500 मेडिसिन भी ले लें तो, और एक मेडिसिन का 100 से 200 पेज का लिटरेचर है। अब कितने की मेडिसिन का याद रख पाएंगे? नहीं रख सकते। ये ठीक वैसे ही है जैसे हम मैन्युअली कैलकुलेट करने की कोशिश करें, और या तो फिर हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें, ठीक ठीक है। तो ये जो माइंड मेथड में रिपट्राइजेशन वाला जो पार्ट है ना, ये टोटल कैलकुलेटिव मेथड है, जिसके थ्रू आप विदाउट प्रिजुडाइज्ड, अब आपके पास बंदा आया है, अरे ये नेट्रम्यूर का है, या नेट्रम कार्व का है, या नेट्रम सिलिकेटा का है, किस काय का बंदा है, ये कैलकेरिया का है, ये काली ग्रुप का है, हम ऐसे ढूंढते फिरेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। हमारी डेप्थ अच्छी होगी वहां पर तो हम वहां से भी निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है गड़बड़ होने का, क्योंकि आपने 2 + 2 4 किया है ना, ठीक 5 1 प्लस किया है तो 6 आया है, रिजल्ट ऐसे ही आने वाले हैं। ऐसा ही है, यदि आपने मरीज को अच्छे से समझा है और उसके आपने बराबर रूब्रिक लगाए हैं, तो जो भी मेडिसिन दें वो काम करेगी। अब पाइल्स के लिए, चाहे बेलाडोना हो, वो पाइल्स हो या कोई भी तकलीफ हो, मरीज यदि बेलाडोना का है तो आपको मरीज को देना है मेडिसिन, ठीक है। सही वही बंदा बवासीर का समस्या लेके आता है। मैं एक केस बता रहा हूं आपको, ठीक है। एक बहुत बड़ा एलोपैथी का स्टॉकिस्ट है, जिनके पास सारी एलोपैथी का मेडिसिन रहता है। अब उनको हेमोरॉइड्स का प्रॉब्लम है, बवासीर का प्रॉब्लम है 20 साल से, ठीक है। ध्यान से सुनिए इस केस को, 20 साल से उस बंदे को तकलीफ है। अब इनका फोन आता है एक दिन मेरे पास, ये एक बार मेरे पास आए, कभी किसी चीज के लिए मेडिसिन लेके चले गए, ठीक है। तो उससे, और उनकी वाइफ को भी कुछ प्रॉब्लम थी, तो उनकी वाइफ का माइग्रेन भी ठीक हो गया काली म्यूर से, है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग थी, मैं बताऊंगा बात। तो इन बंदे का आज फोन आता, करीब मुझे ये 5 साल से जानते हैं, लेकिन आज इनको फोन आता है, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? सुनिए आप, ध्यान से सुनिए। मैंने कहा मैं घर पर हूँ। बोलो डॉक्टर साहब क्लिनिक कब तक आएंगे आप? मैंने कहा क्या हो गया? बोलो डॉक्टर साहब बवासीर का समस्या है और बस बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा अभी तो मैं घर पर हूँ। डॉक्टर साहब मेरी 2 बजे ट्रेन है, मुझे दिल्ली निकलना है और दर्द बहुत भयंकर है। अब उनने मुझे क्यों फोन किया? क्योंकि उनको पता है कि होम्योपैथी का रिजल्ट इतना जबरदस्त है कि मैं अभी ठीक हो जाऊंगा, है ना, उनको पता है। इसीलिए एलोपैथी की कोई गोली वो खा सकते थे दर्द की, और खा रहे थे अभी तक।
ठीक है, अभी तक अब वो मेरे पास आए, तो अभी मेरे पास नहीं आए, तो अभी मैंने इनका फोन आता है जब मैं रास्ते में था, तो मैंने कहा, अब इनका फोन आता है, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? तो मैंने कहा कि मैं बस पहुंच ही रहा हूँ क्लिनिक। मैंने कहा कि मैं पहुंच ही रहा हूँ क्लिनिक। तो जैसे ही मैंने कहा कि मैं पहुंच ही रहा हूँ क्लिनिक, तो और मैंने कहा कि आ जाओ, तो जैसे ही मैंने ये कहा तो इनने फोन पे किया, मतलब वो कहीं रास्ते में बैठे थे, मेरा इंतजार कर रहे थे, और जैसे ही मैंने कहा कि ठीक है आ जाइए, तो वो वहां से उठे और बोलते हैं मतलब उनको दर्द हुआ उतनी टाइम पे, करा दिया उनने, ठीक है। अब उसके बाद वो मैंने सुन लिया, अब वो ठीक क्लिनिक पे आए और बराबर से नहीं बैठ पा रहे थे, और उनका ऑडियो भी है, जबरदस्त दर्द था, मत पूछिए यार कितना पेन था उनको, बैठ नहीं पा रहे थे, चेयर पे खड़े थे वो। और उसके बाद डॉक्टर साहब ऐसी दवाई दे दो कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि मेरा ट्रेन है अभी, है ना, 2 बजे मेरे को ट्रेन है। और चेहरे पे और उनके जो एक्सप्रेशन थे दर्द के वो, तो मैंने कहा अभी तक क्या किया? बोला कुछ नहीं डॉक्टर साहब, अभी तक तो अपनी दवाई थी, तो उससे काम चल रहा था, जब भी दर्द हो तो दवाई खा लेते थे, इसके अलावा हमने कभी कोई, मैंने कहा डॉक्टर को, नहीं डॉक्टर को कभी दिखाया ही नहीं, बस हो गया केस। समझिए ना आप, 1 मिनट भी बंदा नहीं बैठा और केस टेकिंग हो गई। और यदि मैं क्लासिकल में होता तो अभी पूछता रहता आपको दर्द कब बढ़ता है, कब घटता है, कैसे आराम मिलता है ना, लेटरिन जाने से पहले, लेटरिन जाने के बाद, बैठ पाते हो नहीं बैठ पाते हो, अब उसमें भी 4 दवाइयां आती, फिर भी कंफ्यूज रहते, और काम करती कि नहीं करती नहीं पता, ठीक है। इस पेशेंट को मैंने दिया 3 डोज, 5 मिनट में ही पेशेंट कंफर्ट हो गया और बैठ पाया चेयर पे, और 15 मिनट के बाद ये बंदा फ्री फ्रॉम पेन, उसके बाद अपना नॉर्मल चले जाते हैं। वो दिल्ली से अपनी बेटी को लेने गए थे, तो दिल्ली गए थे, दिल्ली से वापस वो आ गए, उनको कोई भी तकलीफ नहीं, बवासीर 50-70% उनका एक ही बार में खत्म हो गया, पूरे हेमोरॉइड भी अंदर चले गए, 70%, ठीक है, ये केस था। तो इस केस में मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, बाकी कुछ लोग हैं जो जानते हैं होम्योपैथी को, माइंड मेथड को, प्लीज आप लोग आइए आइए और बताइए जरा आपने क्या समझा है। सर एक तो जी जी बोले सर। राय साहब बोले। सर एक तो है ना उसमें कैरिड डाइट भी कैरिड फास्ट तो है ही वो, और दूसरा एक रूब्रिक है मॉर्निंग पेन फ्रॉम, जैसे उसने ऑफ किया ना, तो ये उसका मॉर्निंग है ना। तो पहले जो घर पे वो मेडिसिन लेता रहा है, तो उसने खुद से ही वो डॉक्टर को तो नहीं सब चेकअप करवाया, तो फ्राइवलस भी हो सकता है, वहाँ पे दे सकते हैं इसको। तो जैसे उसने कहा कि मुझे अभी के अभी आराम आना चाहिए, मैंने अपनी ट्रेन पकड़नी है, ठीक है, तो इसमें बेराडोनाइस सर आ रही है। अच्छा एक और बिल्कुल भी है, एक्स्ट्रा एविडेंस किस में लगेगा? क्या लगेगा जी? एक्स्ट्रा एविडेंस। हाँ वो मैं भी वही कहने लगा था, एग्जैक्टली। हाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है, पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। हाँ जी वही लगेगा, डेलोयन। जाहिद साहब आप कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं माइंड मेथड में? सर मैं बेसिकली तो 22 ईयर से, 22 साल से, लेकिन पहले मैं एलोपैथी करता था, और माइंड में आए हुए मुझे जस्ट 6 मंथ्स हो गए हैं अभी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया। तो देखिए जाहिद साहब प्रैक्टिस कर रहे हैं, और प्रैक्टिस तो कर पा रहे हैं ना आप माइंड मेथड के ऊपर? मैं सर अब ऐसे के समझ लें कि जो एलोपैथी है ना, उसको मैं बाय बाय कह रहा हूँ डे बाय डे। देखिए बहुत बढ़िया, बहुत अब बढ़िया, मैं क्योंकि आप टोटल जो है रिजल्ट पा रहे होंगे। मैं टोटल अब, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। अभी सर हायस की बात हो रही थी ना, तो सर तारिक जुबैर साहब जानते हैं मैं अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेस पे ना दर्जनों पेशेंट को हायर सर्विस देता हूँ। देखिए जाहिद साहब का एक्सपीरियंस है ना, तो ऐसे ही हमको जाहिद साहब ने सीखा और वो प्रैक्टिकल कर पा रहे हैं और देख पा रहे हैं कि अब वो एलोपैथी छोड़ रहे हैं। बड़ी बात है ना, जबकि एलोपैथी में ज्यादा से ज्यादा इनकम भी है और पेशेंट भी देख पा रहे हैं, लेकिन वो छोड़ रहे हैं क्योंकि उनको टेस्ट आ गया है होम्योपैथी का और माइंड मेथड। तो ये जो केस था, देखिए इस केस को बहुत अच्छे से समझते हैं, थोड़ा सा न्यू लोग हैं तो मैं ही एक्सप्लेन करता हूँ इसको। तो जैसे बंदे का स्टाइल क्या है, तो ये चाहे कहीं का भी पेशेंट हो, यहाँ का हो या आपके पास को, बंदे ऐसे ही होते हैं ना, लोग ऐसे ही होते हैं। हर व्यक्ति का एक अलग डिस्पोजिशन होता है, एक अलग पर्सनालिटी होती है, लेकिन हमारी जो मेडिसिन हैं उन सारी पर्सनालिटी पे फिट बैठ जाती है, लेकिन कौन सी मेडिसिन कहाँ फिट बैठ रही है हमको वो करना है। तो ये जो बेलाडोना का पेशेंट होता है ना, सबसे पहले इस बंदे को समझिए आप कि क्या इसका स्टाइल कैसा है। ये बंदा दवाई खाता है जब उसको तकलीफ होती है, तब ये बंदा मेडिसिन ले लेता है, और नहीं तो आज तक वो डॉक्टर के पास नहीं गया, है ना। फिर तकलीफ हुई तो उसने मेडिसिन खा ली, अदरवाइज वो उसको कोई लेना देना नहीं। फिर दर्द हुआ, फिर मेडिसिन खा ली, ठीक है। तो ये जो बंदा है, इसके लिए आप ठीक रूब्रिक है, इसके लिए ठीक रूब्रिक है। देखिए अब हम मटीरिया मेडिका से ऐसा पढ़ते तो ये वर्जन आपको बेलाडोना में कभी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। मटीरिया मेडिका में आपको रियल बताऊं, आप कोई सी भी मटीरिया मेडिका उठा के देख लें, लेकिन ये लैंग्वेज आपको कहीं नहीं मिलेगी कि बेलाडोना की पर्सनालिटी ऐसी होती, क्योंकि बेलाडोना एक सुपरफिशियल मेडिसिन मानी जाती है क्लासिकल सिस्टम के ऊपर, और वो एक्यूट प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए पर्याप्त है। क्रॉनिक को इसका कोई एक्यूट क्रॉनिक में डिवाइड कर दिया गया है। लेकिन सहगल साहब ने, देखिए मैं रियल बताऊं, सहगल साहब का जो काम है ना, उनने नो मायाजम, नो इंटरकरेंट मेडिसिन, नो पर्टिकुलर मेडिसिन, नो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, नो एक्यूट मेडिसिन, नो क्रॉनिक मेडिसिन, जस्ट whatever the state of patient you give on that basis। फिर कोई भी मेडिसिन क्यों ना हो। अभी जैसे इस पेशेंट को मैंने क्या किया, और मैं कभी नहीं जानता था कि बेलाडोना कभी पाइल्स के ऊपर काम करेगी, मैं तो बस वही जानता था उस टाइम पे, चाहे तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दो, फिर भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबर एक्यूट मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि एक पर्सनैलिटी हो गया, उसके ऊपर जो भी मेडिसिन सूट हो उसका, और दूसरा अभी एक्यूट फेज में उसको म्यूरेटिक एसिड लग रही है, नाइट्रिक एसिड लग रही है, सल्फर लग रही है, कौन सा मेडिसिन आ रहा है, तो उस बेस पे दिया जाता था। लेकिन इसके पहले मैंने कभी बेलाडोना जाना ही नहीं कि कभी बेलाडोना यहाँ पे भी काम करेगी। तो अभी इस बंदे को देखिए आप, इस बंदे ने क्या किया, कभी खा रहा था, कभी नहीं खा रहा था मेडिसिन, और जब खा रहा था तब उसको तकलीफ होती थी। तो हमारे पास इसके लिए रूपरेख है, श्रीकिंग ऑल्टरनेटिंग विथ अनकॉन्शियसनेस। मतलब जब दर्द हो रहा है तब चीख रहा है, चिल्ला रहा है, ठीक है, और उसके बाद वो बेहोशी की स्थिति में पड़ा रहता है जब उसकी तकलीफ ठीक हो जाती है। Speaking alternating with अनकॉन्शियसनेस, ठीक हो गया। अनकॉन्शियस का मतलब हमको उसको किसी मतलब बेहोश हो जाना, जिससे फिर कभी उस तकलीफ से, उस समस्या से या उस परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ जी बोलिए, कोई क्वेश्चन? सर फ्रिवलस और ये हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज
two rubrics: frivolous and shrieking alternating with unconsciousness. ज़ाहिर साहब ने frivolous का जी हाँ देखिए, जी, जी। स्लीकिंग ऑल्टरनेटिंग अनकॉन्शियसनेस में बेलाडोना शायद सिंगल मेडिसिन है, ठीक है, ठीक है। और बेलाडोना का बंदा बहुत फ्रिबुलस होता है, लेकिन फ्रिबुलस में और भी मेडिसिन है। फ्रिबुलस ठीक का है। मतलब ये है लापरवाह व्यक्ति जो अपनी समस्या को लेके या अपने घर परिवार को लेके या किसी भी चीज में, किसी भी जिम्मेदारी में वो लापरवाही करता है, जी जी अपनी जवाबदारी नहीं समझता है। ठीक, ये बंदा अपनी हेल्थ के प्रति कितना लापरवाह है। सुनना, जी जी ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन तो ये देखिए, बेलाडोना का बंदा लापरवाही कैसे करेगा, लेकेसिस का बंदा भी लापरवाही कैसे करेगा। लापरवाही मतलब लापरवाही किसी भी लेवल की हो सकती है, ठीक है। अब लापरवाही, अब आपको एक केस बताऊं मैं। एक लेडी, हाँ अभी पहले मैं इसको करी। सर ड्यू पालोजी डॉक्टर अलीम साहब, डॉक्टर जी अलीम सर, साहब, जी सर, हाँ जी जी। सर। अब आपने जो सवाल रेज किया था ना, दैट्स इज स्टिल इन माय माइंड। आपने अब गौर से समझना है, जो आपने कहा था कि उसमें भी होता है उसमें वो भी होता है, तो ये खूबसूरत तरीके से सर आपको बताने लगे हैं, इसलिए मैंने आपकी तवज्जो मबजूल करवाई है। सुन तो आप जी, रहे हैं। मैं बड़ी तवज्जो से सुन रहा हूँ। लेकिन मैंने भी अपना फर्ज अदा करना है ना। जी फरमाइए जी, सर। सर बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, हर व्यक्ति की अपनी पर्सनैलिटी। तो बेलाडोना जो बंदा है वो लापरवाही मतलब लापरवाही, हमने फ्रिबुलस एक रूब्रिक उठाया, हमने फ्रिबुलस। तो सर फ्रिबुलस में सल्फर है, सल्फर है, बेलाडोना है, लेकेसिस है ना। तो अब हमको डेप्थ में नहीं भी जाते हैं आप, तो भी आपके केस सॉल्व होने वाला है। मत समझिए आपने समझा ना कि बंदा लापरवाह है, लापरवाह मतलब लापरवाह। अब एक लेडी सीवियर हेड इंजरी हो गया उसका, तो उसने, देखिए केस कहाँ से शुरू होता है, वो गाड़ी में बैठी और गाड़ी चालू हो गई और रास्ते में वो गिर गई, उसको चोट आ गई, तो हम क्या देंगे यार उसको मेडिसिन? कोई बताएगा? चोट आ गई तो क्या देंगे? आर्निका, सर में लगी चोट तो नेट्रोफिलप दे देंगे। सर आपकी आवाज अलीम साहब ठीक है ना? जी आवाज सर, नहीं आ रही ठीक? हमें तो ठीक आ रही है। हेलो, मेरी आवाज सर बहुत साहब, अच्छी नहीं है क्या? बहुत अच्छी है हमारे लिए, लेकिन सर को गड़बड़ हो रही है, जरा वो देख लें। जाहिर हाँ, साहब तो उनका देख लेते हैं। पर्सनल होगा। देखिए अलीम साहब, देखिए अब हम क्या आर्निका सोचेंगे, नेट्रम सल्फ सोचेंगे, हाइपेरिकम और रूटा, ये सारी मेडिसिन, ठीक है जी सर, यही सोचेंगे। है ना। अब ये चोट लगी है तो यही देखेंगे ना हम। जी जी, फर्स्ट एड मेडिसिन। और रियल बताऊं, आर्निका हेमाटोमा में काम करती है मेडिसिन। सारी तरीके की इंजरी वो ठीक नहीं कर सकती, और जरूरी नहीं है कि आर्निका ही मेडिसिन हो। इसलिए कई बार आर्निका फेल भी होती है, चोट में भी, चोट के केसेस में भी। तो इस बंदे को क्या किया गया, रास्ते में ये गिर गई लेडी, तो गिर क्यों गई ये समझना है। जी सर। आप क्यों गिर जाएंगे? यदि बाइक से जा रहे हैं और गिर गए, पीछे बैठे हैं और गिर गए, इसका मतलब क्या हुआ? कुछ मेंटल इशू है। नॉर्मल है बंदा, एकदम नॉर्मल है। थोड़ी सी लापरवाही अच्छा, हो ठीक है। गई है। कैसे लापरवाही? मतलब है कि उसने जैसे कि बैठना चाहिए था मजबूती से, वो नहीं बैठा। नंबर 1, नंबर 2। परफेक्ट देखिए, परफेक्ट जी। पकड़ा सर आपने, एकदम यही है। कोई इतना बड़ा बच्चा हो तो ठीक है, गिर जाए यार, कोई बात नहीं, बच्चा को तो इतनी समझ नहीं है कि, है ना। लेकिन sir. आप यदि यंग लेडी गिर जाए कोई रास्ते में,
ऐसे, इसका मतलब क्या है, कितनी लापरवाह है, इतना ध्यान नहीं है उसको कि मैं एक बाइक में बैठी हूँ, मुझे पकड़ के संभल के बैठना चाहिए, केयरफुली होना चाहिए मुझे, समझा ना यस सर। अलीम साहब, समझा? जी सर, समझा। हाँ, तो हम इस स्टेट को लेते हैं, हमको ये नहीं देखना कि वो गिर गई है तो चोट लगी तो आर्मी का दे दिया, यहां से कहानी शुरू हो गई उसकी कि ये बंदी कितनी लापरवाह है, और जबरदस्त तकलीफ थी उसको, ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस जैसे थी, है ना। डॉक्टर ने उसको मतलब किसी हॉस्पिटल में दिखाया, बड़े सेंटर में रेफर कर दिया था। अब वो बंदा गिर गया तो सबसे पहले यहां से समझा गया, और वो लेडी क्या कह रही है, डॉक्टर साहब अभी मुझे इतना ही तकलीफ है, इसके अलावा और कोई तकलीफ नहीं है, बस सिर में बहुत ज्यादा दर्द है, इसके अलावा कोई दवाई तकलीफ नहीं। वेल्थ में है सर? ठीक है, हाँ जी, सही, उसका डिलीजन वेल्थ है। परफेक्ट, वही बता रहा हूं मैं, वेल्थ। अब आप देखिए वेल्थ कैसे लेते हैं हम, कि पेशेंट आके बोलेगा डॉक्टर साहब, खुद ही बोलेगा वो, आपको नहीं कुछ कहना है। सबसे पहले तो केस टेकिंग, ये माइंड मेथड की केस टेकिंग इतनी गजब की है कि प्योर हैनीमैनियन सिस्टम को फॉलो करती है ये। नो क्वेश्चनिंग, नो लीगल क्वेश्चन, नो डायरेक्ट क्वेश्चन, है ना। आपको सिर्फ सुनना है, पेशेंट को मैक्सिमम स्टेज पे सुनना है, देखना है, ऑब्जर्व करना है। तो पेशेंट आके बोलेगा डॉक्टर साहब मेरे को बस सिर दर्द की समस्या है, इसके अलावा मुझे कोई तकलीफ नहीं है डॉक्टर साहब, कोई तकलीफ ना, तो खुद ही बोलेगा, ना तो डॉक्टर साहब मेरे को शुगर है, ना तो बीपी है, मैं तो बहुत बढ़िया खा पी रहा हूँ। एक पेशेंट मेरे पास कैंसर का है, आप समझिए, कैंसर का पेशेंट है मेरे पास, वो इतना मतलब पूरा मुंह सूजा हुआ है, पूरा मुंह सूजा हुआ है, और कहता है डॉक्टर साहब मैं तो बड़े आराम से खा लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पूरी ताकत भी अच्छी है, बराबर पूरी 6 रोटियां खा लेता हूं मैं, और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब वेल्थ है उसका, वेल्थ मतलब जैसे हमारे पास बोलते हैं ना, हमारे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, मकान है, ऐसे ही मरीज अपनी टोन में बात करता है, अपनी वेल्थ शो करने की कोशिश करता है। डॉक्टर साहब ना तो मेरे को ये बीमारी है, ना तो वो बीमारी है, लोगों के पास तो ये सारी बीमारियां होती हैं, इसका मतलब मेरे पास नहीं है, है ना। इसका मतलब वो डिल्यूजन वेल्थ में है मरीज, ठीक है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सर सर एक छोटी सी क्वेरी है। हाँ तो सर अच्छा, इसको वेल्थ को कंटेंट से कैसे डील करेंगे? कंटेंट एक अलग चीज है डॉक्टर साहब, जो है मेरे पास उतना पर्याप्त है, ठीक है। कंप्लेन नहीं करेगा ना वेल्थ वाला, कंप्लेन नहीं करता, गरीबी में भी वो खुश है, एक रोटी खाई उसमें भी खुश है वो। कंटेंट का एक एग्जांपल देता हूं, जैसे ओपीएम का पेशेंट कभी कंप्लेन नहीं करता वो, है ना, इंडिफरेंस कंप्लेन डज नॉट, ठीक है। जैसे रोते रहते ना किसी, कोई रोता नहीं रहता, अरे मेरे को यहाँ दर्द है, मेरे को वहां दर्द है, यहाँ तकलीफ है, वहां तकलीफ है ना। यस सर। लेकिन कंटेंट वाला बंदा अच्छे में भी खुश है, बुरे में भी खुश है। तो ओपीएम कंटेंट के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन, कंटेंट पर्सनैलिटी। ओके सर, थैंक यू। तो वेल्थ वाला बंदा वो ना तो मेरे को ये प्रॉब्लम है, ना तो वो प्रॉब्लम है, बस इतनी ही प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब, ये सिर दर्द है, और उस लेडी को सल्फर दिया गया था, सल्फर 3 खुराक देने के बाद पेशेंट 2 घंटे में एकदम परफेक्ट हो गया, हेडेक वेडेक सब खत्म, उसका इंजरी खत्म उसकी, इतना फास्ट क्विक रिजल्ट। हाँ, अब ये अभी बेलाडोना जो बाकी रह गया था, तो अभी और कोई किसी को क्वेरी, बेलाडोना को मैं बोलूंगा आपको, तो फर्स्ट रूब्रिक लिया था हमने, दूसरा रूब्रिक था फ्रिबुलस बंदा है ये, मतलब बेलाडोना का पेशेंट आपके पास आएगा तो डॉक्टर साहब मेरी दवाई तो अभी बची हुई है, क्यों?
अरे डॉक्टर साहब मैं भूल जाता हूँ ना डॉक्टर साहब, कभी खाता हूँ दवाई कभी नहीं खाता हूँ, मेरे को भूलने की आदत है। मतलब भूलना वैसा वाला भूलना नहीं कि दिमागी मेंटल या मेमोरी लॉस का पेशेंट है या मेंटली मेमोरी पुअर है, ध्यान नहीं देता है वो कि आज मेडिसिन खानी है कि नहीं खानी है, खाई है कि नहीं खाई, क्योंकि उसकी अलर्टनेस ही नहीं इतनी, समझा? इतना अलर्ट ही नहीं बंदा, लाइट रहना चाहता है वो बंदा, लोड नहीं लेना चाहता किसी भी तरीके का। लोड लेना, अरे मेरे को सवेरे भी दवाई खानी है, रात को भी दवाई खानी है, दोपहर को भी दवाई खानी है, ये जो सोच है ना उसके लिए लोड है, और वो लोड नहीं लेना चाहता बंदा, इसलिए वो आराम से लाइट डिजायर फॉर, लाइट का मतलब हल्का रहना चाहता है। बंदे आएंगे आपके पास, डॉक्टर साहब फैमिली में कोई टेंशन है क्या? नहीं डॉक्टर साहब मेरे को कोई कभी टेंशन नहीं होती ज्यादा, और मैं टेंशन लेता ही नहीं हूँ डॉक्टर साहब, है ना? तो ये है लाइट डिजायर। लाइट डिजायर का देखिए, लाइट डिजायर मतलब ये लाइट नहीं, ये लाइट भी है, ट्यूबलाइट, सनलाइट, ये लाइट भी है। तो वो लाइट का मतलब सहगल साहब ने एक्सप्लेन किया कि लाइट क्या क्या हो सकता है, ठीक है? तो ये आज हम कितनी बाखूबी यूज कर पा रहे हैं। पहले डॉक्टर साहब ये ठीक तो हो जाएगा ना? डॉक्टर साहब कब तक ठीक हो जाएगा? ये जो पूछ रहा है ना, ये लाइट चाह रहा है, एश्योरेंस चाहता है, जो एश्योरेंस है, कई पेशेंट पूछते होंगे तो साहब कब तक ठीक हो जाएगा ये बीमारी का, आप इलाज तो करते हैं ना? ये है लाइट, मतलब जानना चाहता है, लाइट मतलब जानकारी, इंफॉर्मेशन, वो एक उजाला है ना, मतलब अंधेले में है, पेशेंट को अभी कुछ पता नहीं है और वो चाहता है डॉक्टर साहब ये बीमारी ठीक तो हो जाती है ना, दैट इज लाइट। देखिए सहगल साहब का कमाल, उसने उन डॉक्टर साहब ने क्या तरीके से इस बात को एक्सप्लेन किया है जो आप डेली यूज करते हैं, लेकिन ये कोई, हम एक जनरल प्रैक्टिशनर की तरह जब यूज करते थे तो हमको नहीं पता था कि लाइट क्या होता है, लाइट डिजायर। लेकिन रूपरेख तो तभी से है जब से ये रिपर्टरी लिखी गई है, लेकिन यूजफुल सहगल साहब ने बनाया इसको, है ना? हाँ, कोई क्वेरी? उस सल्फर की सर बाकी अलामत सिम्टम्स क्या ली थी आपने? और मुझे याद नहीं, बहुत पुराना केस है वो, मुझे फ्रिबुलस से याद आ गया। हाँ, तो मुझे याद नहीं है, बहुत पुराना केस है तो मुझे फ्रिबुलस बताना था, इसलिए मैंने वो केस बता दिया कि किस फ्रिबुलस मतलब किसी भी तरीके से, है ना? घर में बंदा घर में कोई नहीं है, घर में कोई नहीं है, वाइफ अकेली है, भाई साहब घूम रहे हैं रात को 10, 11, 12 बजे तक, है ना? तो ये है लापरवाह टाइप के लोग, जिनको किसी का ध्यान नहीं है, ना तो खुद का ध्यान है ना तो दूसरों का ध्यान है, या घर में कोई नहीं है, रूम में दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन ये भाई साहब घर के जो मालिक हैं, ओनर हैं, वो घूम रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, है ना, जिंदगी जी रहे हैं अपनी। तो ये है लापरवाही और बेफिक्री के लोग, ये समझिए आप, जिनको कोई खास फिक्र नहीं होती किसी चीज की। तो इस इंसान के साथ भी बवासीर 20 साल से है, और दूसरा बंदा क्या कहेगा, अरे डॉक्टर साहब मेरे को तो गांठ हो गई है, आज ही गांठ हुई, आज ही 4 डॉक्टर को दिखाया है, समझा? तो ऐसे भी बंदे मिलेंगे आपको। तो वो एक पर्सनालिटी अलग है। एक पर्सनालिटी ये है जिसको कोई लेना देना नहीं, खुद से ही दवाई खा रहे हैं। तो ये जो खुद से दवाई खाना या मार्केट से दवाई लेके खा लेना, तो ये एस्केप अटेम्प्ट्स टू विंडो फ्रॉम, एक रूब्रिक है हमारे पास, मतलब पेशेंट अपनी समस्या का इलाज करने के लिए या उस समस्या से निजात पाने के लिए या उससे जान छुड़ाने के लिए बंदा शॉर्टकट अपनाता है। तो ये रूब्रिक लिखा गया है बुक में, एस्केप अटेम्प्ट्स टू विंडो फ्रॉम। तो सहगल साहब ने इसको समझा कि आखिर इसका मीनिंग क्या है और हम इसको किस तरीके से और कब अप्लाई करेंगे और किस बंदे में अप्लाई करेंगे और कब अप्लाई करेंगे। तो उनको समझ आया कि हमारे पास ऐसे तो रोज बोलते हैं, डॉक्टर साहब मैं यहाँ से दवाई खा लेता हूँ, वहां से दवाई खा लेता हूँ, है ना? तो ये जो है ना, इसके मतलब शॉर्टकट अपना के अपनी समस्या को ठीक करना, मतलब वो जो एस्केप अटेम्प्ट्स टू विंडो फ्रॉम, वो दरवाजा खोलना नहीं चाहता, वो विंडो से ही
भाग जाना चाहता है। ठीक है, विंडो काय के लिए होती है? झांकने के लिए होती है। ठीक है, वहां से खुली हवा लेने के लिए होती है। तो ये बंदा भी ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहता है, शॉर्टकट अपनाना चाहता है और शॉर्टकट से ही अपनी समस्या को ठीक करना चाहता है। ठीक है, तो ये रूपरेखा आप अप्लाई करेंगे, escape attempts to window from। डॉक्टर साहब सभी सुने जा रहे हैं, लेकिन किसी भी साहब को जान है, इसलिए सुने जा रहे हैं वो बता दें कि आप डॉक्टर साहब नाम बताइएगा, यही साहबान हमारे दोस्त ही बताएंगे जो माशाल्लाह समझ गए। एक्स्ट्रावेगेंट सॉरी फ्रिवोलस श्रीकिंग अटेम्प्ट अल्टरनेटिंग विद अनकॉन्शियसनेस और एस्केप अटेम्प्ट टू विंडो फ्रॉम में क्या फर्क है? कोशिश कीजिए, ये नहीं कि आपको कुछ नहीं आता। इसी तरह हम सीखेंगे, क्लासरूम वाला माहौल, इसीलिए इसका नाम क्लासरूम रखा गया है। बड़े डॉक्टर होंगे, बड़े इलाज किए होंगे, तो वो उन्हीं अलामात पे किए होंगे, रूब्रिक्स पे किए होंगे, नॉलेज पे किए होंगे जो जिनका हमें इल्म था। और ये मेरे जहन में आया तो मैंने बड़ी नेक नीति से आपसे गुजारिश की कि आप बताइए, फिर सर से पूछेंगे। कोशिश कीजिए, मुझे तो इनको अप्लाई करना फिलहाल मुश्किल लग रहा है कि तीनों को की डीडी हम कैसे करेंगे। जी जनाब, मेरे दोस्त साहबान, ऑनरेबल दोस्त। देखिए, एक चीज मैं बोलूं आप सभी को, ये जो सर। मैंने वर्जन बोले, जो लैंग्वेज मैंने बोली है, आप इसको नोट करिए और उसके नीचे क्या रूब्रिक लगेगा वो नोट करिए, और इसको आप नेक्स्ट क्लास तक इसको मगअप करिए कि देखिए इसको समझना है, रटना नहीं है हमको, है ना। रटने के लिए तो एक रूब्रिक है, लेकिन लैंग्वेज समझनी है, मरीज क्या आके बोलेगा, सीधे यही बोलने वाला है आपको पेशेंट आपकी क्लिनिक पे, है ना। तो ये मत समझिए कि ये बुकिश नॉलेज नॉलेज चल रहा है या मैं कोई भी बात कर रहा हूँ, कोई भी बात नहीं है। ये एकदम वही बात है जो आपको कल सुनने को मिलेगी आपकी क्लिनिक पे। तो सर मैंने इसीलिए, चूंकि ये बड़े अहम रूब्रिक हैं ना, ये डेली यूज के हैं, तो मैं ना सवाल करूं तो फिर बात खत्म हो जाएगी ना। तो ट्रू लर्निंग बिल्कुल बिल्कुल, डिमांड्स हाँ, इसलिए डिमांड्स आप लोग अलर्ट रहिए और जी जी। पूछिए, आपको 10 बार पूछने का अधिकार है, पूछिए। पहले तो हम आपस में पूछ लेना सर, ताकि हम हाँ हाँ स्टूडेंट हाँ, बन बिल्कुल। जाए। अगर मैं कोई प्रोफेसर हूँ या प्रिंसिपल रहा हूँ अंग्रेजी का, तो अंग्रेजी में हूँ, इसमें तो मैं तो जीरो हूँ ना। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ। और लर्न करने का बेहतरीन तरीका यही होता है कि पहले लर्न करना आसान है, अनलर्न करना मुश्किल होता है। हमारे मेरे दिल में वो कि मैं ये वो, नो आई एम जीरो while sitting in the बहुत बढ़िया classroom सर, बहुत बढ़िया। while sitting in the classroom, I should vacate my mind from each and every bit of knowledge। जो कुछ भी है उसको जीरो करूंगा तो मुझे समझ आएगी। ऐसे ही है सर। परफेक्ट सर, परफेक्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मेरे भाई जान, मेरे कोलीग साहबान, इस सिलसिले में कोशिश कीजिए, वरना अपने प्यारे 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 सर से रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट, जी जिसे सर, मोहब्बत से पढ़ा रहे हैं। जी जी। डॉक्टर साहब, पहला तो आपने वो पूछा ना, एक्स्ट्रावेगेंस, जी यही आपने पूछा? नहीं नहीं, फ्रिवोलस एक्स्ट्रा वैसे छोड़ दे, उसको छोड़। फ्रिवोलस श्रीकिंग अल्टरनेटिंग विद अनकॉन्शियसनेस एंड एस्केप अटेम्प्ट टू विंडो फ्रॉम, इन तीनों में डिफरेंस कहाँ पे हम लगाएंगे? यहाँ हाँ जी सर, सर जी सर, आलोक सर, जहाँ पे मैं गलती करूँगा आप प्लीज़ उसकी करेक्शन कर दीजिएगा। तो सबसे पहले कैप अटेम्प्ट टू विंडो फ्रॉम। अब देखिए, एक पेशेंट आपको आके कहता है कि कोई भी कंप्लेन लेके आपके पास आता है, आप उससे पूछते हैं कि कब से प्रॉब्लम है आपको, जो मुझे 1 माह से है, 2 माह से है, या जितने भी अरसे से बता रहा है आपको। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपने कुछ इसके लिए मेडिसिन ली? कहता है नहीं डॉक्टर साहब, बस कुछ नहीं,
या मेडिकल स्टोर से बस कोई पैनाडोल वगैरह कैरोसिन ले ली, खा लिया, काम चला लिया। बस जब भी कोई दर्द होता है या प्रॉब्लम होती है तो मैं एक टैबलेट लेता हूँ मेडिकल स्टोर से और लेके खा ले। तो ये जो टैबलेट है ना, उसकी जो वहाँ से वो ले रहा है, मतलब पहले तो वो फ्राइवलस तो है ही वो, मतलब कि इतना फ्राइवलस क्या है कि वो ध्यान नहीं दे रहा। डिक्शनरी में देखें तो इसका मतलब ये निकम्मा, जो तवज्जो नहीं देता अपनी बीमारी की तरफ। अब वो गोली जो है ना, वो उसके लिए एज ए विंडो है। मतलब वो गोली लेके, जैसे वो कहते हैं ना कि पतली गली से निकलना, वो गोली लेके अपना काम चला रहा है। स्केप अटेम्प्ट टू विंडो फ्रॉम, मतलब कि वो वक्ती तौर पे ना निकलना चाह रहा है, अच्छा यार देखी जाएगी, ये टेबलेट लेता हूँ, मेरा काम तो चल रहा है ना। तो वो जो टेबलेट ले रहा है ना, वो उसके लिए एज ए विंडो है। साहब एक्सक्यूज मी, मैं आपसे एक ये पहले इसकी वजाहत फरमा देना कि एस्केप अटेम्प्ट टू विंडो फ्रॉम का जो लफ्जी तर्जमा है वो क्या है, उसका मतलब क्या है, तो फिर उससे वो अटैच हो जाएगा ना आप जो वर्जन है। और मैंने मेरी छोटी सी गुजारिश, मेरी छोटी फ्रीबलस, जब वो मरीज कहता है आके कि मैं कभी दवाई खा लेता हूँ कभी नहीं खा लेता हूँ, वो लाइट होना चाहता है कि वो इतनी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, इसी एक वर्जन को मद्देनजर रखते हुए फ्रीवलस, श्रिकिंग, अल्टरनेटिंग, एस्केप अटेम्प्ट विंडो, इन तीनों में से कौन सा लगेगा, बस इतना सा बता दें। वो तो अंडरस्टूड है ही कि वो ये पेशेंट ये कहेगा हाँ जी। एस्केप अटेम्प्ट टू का मतलब क्या है? जैसे फ्रीवलस का बड़ा वाजे है, लापरवाह। स्केप तो हो गया ना कि किसी चीज से निकलना, मतलब तो चले। विंडो फ्रॉम का क्या मतलब है ये जी तारिक साहब, इसका मतलब ये है कि वो सही रास्ता इस्तेमाल नहीं करना चाहता, दरवाज़ा शॉर्टकट ढूंढता है वो। वही सर मैंने बताया ना कि जैसे वो कहते हैं ना पतली गली से निकलना, तो मतलब वो चाहता है चलिए डॉक्टर के पास क्या जाना है, मेरा काम चल रहा है, मेरा काम मेडिकल स्टोर से मैं टैबलेट ले लेता हूँ, मेरा काम चल रहा है। सर जी मतलब चले जारी रखिए, सर बताएंगे कि विंडो का और डोर, यहाँ डोर से निकलने का तो कोई समझ नहीं आ रही कि वो डोर से भी निकल सकता है। यहाँ पे पर्टिकुलर जो रेफरेंस दिया गया है विंडो फ्राम का, इसीलिए फिर हम, जब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जब तक इसको डिफरेंस को नहीं ना समझूंगा तो मैं फिर वो उलझा रहूंगा, फिर वो जो उलझन है, परेशानी है, वो मजीद दूसरे रूबर्स को समझने में रुकावट बनेगी। नेचुरल सी बात है, मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं वो आएगा जी। जी मतलब तो यही है ना कि वो प्रॉपर तरीके से अपना इलाज नहीं करवा रहा। मतलब अगर वो नॉर्मल डोर के ज़रिए जाएगा तो प्रॉपर इलाज करवाएगा, लेकिन वो विंडो के ज़रिए जा रहा है, इसका मतलब यही है कि शॉर्टकट इख्तियार कर रहा है। जिस तरह हम बजाय डॉक्टर के जाने के केमिस्ट के पास चले जाते हैं, कहते हैं यार सर दर्द की दवाई दे दो, अब वो हमें अपने तजुर्बे से 2-4 दवाइयाँ दे देता है कि ये खा लो। प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएंगे, वो टेस्ट लिखेगा, टेस्ट के बाद रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट के बाद वो हमें कहेगा ये दवाई खाओ। सर उसमें तो दोनों रूब्रिक्स और भी है ना, फ्रीवलस भी है और श्रीकिंग, अल्टरनेटिंग विद श्रीकिंग भी है, वो क्यों नहीं आएंगे? देखिए डॉक्टर साहब, आप घर पे हैं, आपने बाहर जाना है, जो आपका एक प्रॉपर आपने बनाया हुआ आपका दरवाजा, जो डोर है आपका, जो बाहर आपकी गली में खुलता है, आप उसी रास्ते पे इस्तेमाल करते हैं ना? हाँ जी। लेकिन आपने जो दरवाजा बनाया हुआ है गली में, उसकी बजाय आप खिड़की से बाहर छलांग लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? इसलिए कि आप फ्रेबुलस हैं, आपको भी आपकी डिजीज का मतलब आपको ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ से छलांग लगा रहा हूँ, मेरी कोई हड्डी पसली कोई एक हो जाएगी, क्योंकि हम फ्रेबुलस हैं। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ आपको करने की, ठीक है? मतलब आप सीधे रास्ते से नहीं जा रहे, आप टेढ़े रास्ते से जा रहे हैं, लेकिन आपको इतना नहीं पता कि मैं जहाँ से जा रहा हूँ ये आगे जाके मेरे लिए नुकसान होगा, ठीक है? लेकिन जब उसको पता चलता है कि हाँ यार इतना अरसा तो मैं ये करता रहूँ, विंडो से छलांग लगाता रहूँ, लेकिन इससे तो मेरा काम जो है वक्ती तौर पे
चल जाता था, लेकिन आगे अब वो मुश्किल भी आ सकती है, फिर आप सीधा रास्ता चूज करते हैं। सर कोई बात बनी बनी नहीं है। चले अब और किसी ने बताना है बताएं, वरना फिर तारिक साहब आपको जो पता है वो हमें समझा देना। नहीं, मुझे नहीं पता सर, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ। अब जब उसको पता चलता है ना, अब जो दूसरा अपने रुब्रिक चैप्टर था, श्रिकिंग अल्टरनेटिव विद अनकॉन्शियसनेस, तब आके वो श्रिकिंग करता है ना, मतलब पहले तो सोया रहता है। जब इसको पता चलता है कि अब नहीं बात बनने वाली, अब ये विंडो वाली बात जो खत्म हो गई, अब ये नहीं बात बनेगी, फिर वो डॉक्टर के पास जाता है, श्रिकिंग में चिल्लाता है कि यार मुझे मेडिसिन दो। डॉक्टर साहब मेडिसिन देते हैं, कुछ देर के लिए उसको आराम आता है, कुछ दिन निकल जाते हैं, 2-4 दिन, हफ्ता निकल जाता है, फिर वो मतलब फ्राइवलेस में आ जाता है, दोबारा से फिर उसको वो पेन चालू होता है, जो भी उसका प्रॉब्लम है चालू होता है, फिर वो शरीक करता है। मतलब जब उसको पेन होता है, शरीक करता है, डॉक्टर के पास पहुंच जाता है, डॉक्टर से मेडिसिन लेता है या जो भी इंजेक्शन लगवाता है, उसको आराम आ जाता है, फिर वो अनकॉन्शियसनेस, फिर मतलब वो सो जाता है। सोए हुए ये बंदे को क्या होता है? ये तो अंडरस्टूड है, लेकिन वो बंदा जो ये कहता है कि मैं कभी दवाई का अपना घर पे को टोटका कर लेता था, ठीक हो गया, बढ़ गया है, तो मैं आया हूँ, अब तीनों में से कौन सा रुब्रिक लगेगा? हाँ, असल में जाज साहब इनका ये मसला है, ये जहाँ तक मैंने अभी तक सीखा है ना लोग साहब से, वो ये है कि जब हम टोटलिटी बनाते हैं ना, फर्ज करें आपने एक पेशेंट के रुब्रिक लिए 6, उन 6 रुब्रिक में 5 रुब्रिक जो है फर्ज करें आपकी मेडिसिन कवर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आर्सेनिक कर रहे हैं, ठीक है। 6ठा रुब्रिक जो आपने पेशेंट के वर्जन के मुताबिक लिया, उसमें आर्सेनिक नहीं है। अब आप ऐसा रुब्रिक चूज करेंगे जो पेशेंट के वर्जन के मुताबिक हो, जिसे हम क्रॉस रुब्रिक कहते हैं। तारिक साहब रिमाइंडर दे दूं, 11:30 बज रहे हैं, तो अगर आपने क्लोज करना है देख लें, लास्ट आलोक पाटिल साहब से बता दें कि बस इसको एक दफ़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करके तो ख़त्म कर लेते हैं। सर वो दूसरा ये है ना कि अगर ये इसको बंद कर देंगे ना तो ये टॉपिक रह जाएगा। और दूसरी गुजारिश ये है कि अगर कोई साहिब कोई जल्दी है ना, तो चूंकि हमने रिकॉर्डिंग शेयर करनी है ना सर, तो उनको रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे। चूंकि ये आज का यही लर्निंग करने वाला सिलसिला एंड पे आप पहुंचे है ना, और यही से हमने लेके जाना है कि हमने क्या सीखा इसी पॉइंट का। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है ना कि 11:30 बज रहे हैं, तो आलोक पाटिल साहब से बस कर लें, मतलब अगर वो जाना चाहते हैं, जो कुछ बताना चाहते हैं बता के चले जाएं, आप लोग फिर लगे रहें, इसमें कोई मसला नहीं है। हम तो लगे रहेंगे ना, तो हमारा लगना जो है ना, चूंकि हमें क्लैरिटी नहीं है ना, आई थिंक चलेंगे नहीं कहीं नहीं गए, वो इधर ही होंगे। अच्छा, हाँ जी डॉक्टर आलोक सर। ठीक है, मैं बोलता हूँ आपको। आपका क्वेरी क्या है सर? क्वेरी ये है कि तीनों के ये अपना फ्रिवलस अपना श्रीकिंग अल्टरनेटिंग विद कॉन्शियसनेस एंड विंडो वाला जो रूब्रिक है, उनमें तीनों कहाँ से अलहदा किन वर्जन्स पे लगेंगे? वर्जन वही, देखिए ये जो है ना बेलाडोना, ये तीनों बेलाडोना के ही रूब्रिक हैं, है ना। तो ये जो जैसे कि सीकिंग ऑल्टरनेटिंग अनकॉन्शियसनेस, उसमें अकेला बेलाडोना है। एस्केप अटेम्प्ट्स टू विंडो, इसमें करीब 15 मेडिसिन या 12 मेडिसिन कुछ हैं, है ना, उसमें बेलाडोना की एक मेडिसिन है। ट्रिबुलस में भी बहुत कम मेडिसिन है, ज़्यादा नहीं है, उसमें भी बेलाडोना है। तो बेलाडोना की पर्सनालिटी ऐसी ही होती है, वो एस्केप अटेम्प्ट टू विंडो भी करना चाहता है और
मतलब escape attempts to window, मतलब escape मतलब भाग खड़ा होना चाहता है। यदि वो खतरा आता है तो वो गेट नहीं खोलेगा, वो विंडो से ही कूद जाएगा। ठीक ऐसे ही इसको तकलीफ हो रही है तो वो अपना वहां से दवाई स्टोर से, मेडिकल स्टोर से, या खुद अपना क्रीम व्रीम लगा के वो अपना काम करना चाहता है। ठीक है, काम बनाना चाहता है उतने में ही, क्योंकि ये बंदा टेंशन नहीं लेता। जो बंदा टेंशन नहीं लेता वो बंदा ही लापरवाही करेगा ना। जो बंदा टेंशन नहीं लेना चाहता है क्योंकि वो लाइट रहना चाहता है, लाइट मतलब हल्का रहना चाहता है। टेंशन कौन, जिम्मेदारी कौन लेगा, भार कौन लेगा? जो जिम्मेदारी लेगा उसको टेंशन होगी। जो व्यक्ति लाइट रहना चाहता है वो टेंशन लेना नहीं चाहता। तो वही बंदा, वही बेलाडोना का ही बंदा उसी स्टेज से गुजरेगा आपके पास, इसी स्टेज से ही गुजरेगा। ठीक है, वो कहाँ शुरू होगा? डॉक्टर साहब, मैं आप पूछेंगे अभी तक क्या किया? बोला डॉक्टर साहब वही तो मैंने पूछा था ना इनसे कि पाइल्स हुआ है तो आपको अभी तक आपने क्या किया? बोला कुछ नहीं। मैंने पूछा क्यों? तो बोला वही कि मेरी तो खुद की शॉप है, तो मैं कभी जब भी तकलीफ होती थी तो मैं दवाई वहां से लेके खा लेता था, या कभी मेडिकल स्टोर से, जिनके पास खुद का साधन नहीं है तो वो मेडिकल स्टोर से अपना मेडिसिन ले लेते हैं। और फिर अब आज क्यों आए? आज तकलीफ डॉक्टर साहब ज्यादा है, आज संभाल नहीं रहा है, वो गोलियां भी खाएं लेकिन उससे आराम नहीं हो रहा है ना। और आज कौन लेके आया है? और अभी तक वो दवाई के खाने का मतलब ये है कि जब उसको श्रीकिंग मतलब चीखना चिल्लाना, आज रो रहा है ना दर्द की वजह से, ये भी कूं कां कर रहा है, मतलब आज उसने किया था। तो मोर्निंग पेन फ्रॉम बेलाडोना का पेशेंट, चाहे तो बुखार हो या दर्द हो, वो आप सुनते से ही मरीज को ऑब्जर्व करेंगे ना, दूर से ही आप समझ जाएंगे कि ये मोर्निंग है उसका, पेशेंट का, है ना। मोर्निंग पेन फ्रॉम, मोर्निंग हीट ड्यूरिंग, फीवर के टाइम पे कई पेशेंट कांपते हैं, क्या हो गया है, मतलब इस तरीके से बहुत दर्द है, इस तरीके से जो उनका टोन रहेगा, है ना, इस तरीके से जो आवाज निकलेगा उनके मुंह से, तो उसको मोर्निंग लेते हैं। तो बंदा उसी रास्ते से गुजरेगा। ये सारे रूब्रिक है बेलाडोना को समझने का। तो आप चाहे पर्सनालिटी को समझें या रूब्रिक के थ्रू पर्सनालिटी को समझें, तो वही वो कैलकुलेटर वाली बात होगी, आपकी मेडिसिन फेल नहीं होगी। ठीक है। अब जी, अब मैं जी बड़ा जी सर, मुझसे मैं भी ना, से हाँ लोग सर, मैं भी यही कह रहा था कि हम जब टोटलिटी बना रहे होते हैं तो वहाँ से भी हमें ये इस चीज़ का जो अंदाज़ा हो जाता है ना, कि जैसे ये तीनों रूब्रिक हैं तो बेलाडोना के ना, तो हमने रूब्रिक लिए हैं, कोई 5-6 रूब्रिक लिए हैं, तो वहाँ से भी हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमने यहाँ पे कौन सा, अगर ये रूब्रिक इसमें फिट नहीं आ रहा तो ये रूब्रिक इसमें लगेगा, क्योंकि एक रूब्रिक के बहुत से वर्जन हो सकते हैं ना। अब देखिए, अब ये यहाँ तक आया ना बंदा, अब बेलाडोना देखिए, स्ट्रीकिंग ऑल्टरनेटिंग अनकॉन्शियसनेस बेलाडोना अकेला है, लेकिन चलो वो बंदा वैसा नहीं है। बेलाडोना एस्केप अटेम्प्ट्स टू विंडो में है, लेकिन एस्केप अटेम्प्ट्स टू विंडो में है यदि, तो इसके बाद भी वो क्या कर रहा है? अब देखिए, एस्केप अटेम्प्ट्स टू विंडो मतलब वो रेगुलर, अब देखिए आज दर्द है, उसने 10 गोली ले आई, वो रेगुलर खाए जा रहा है, ठीक है, लेकिन अभी क्या, लेकिन रेगुलर खा रहा है ना, लेकिन वहां पे उसकी फ्रीबुलसनेस नहीं दिख रही है, लेकिन एस्केप अटेम्प्ट्स टू विंडो तो दिख रही है ना। जी सर। स्ट्रीकिंग ऑल्टरनेटिंग अनकॉन्शियसनेस नहीं दिख रहा है कि गोली जब दर्द होता तब खा लेता, वो रेगुलर दवाई खा रहा है, स्टोर से लेके, मेडिकल स्टोर से लेके रेगुलर वो दवाई खाए जा रहा है। तो ये दोनों रूब्रिक नहीं है ना। जी जी। लेकिन एस्केप अटेम्प्ट्स टू विंडो वाला रूब्रिक तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन उसकी जो मेडिसिन, अब बंदा आपके पास आया तो पूछेगा डॉक्टर साहब ठीक तो हो जाएगा ना, कोई बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं है ना, शायद स्ट्रमोनियम भी है उसमें, है ना। जी जी। ठीक है, तो बेलाडोना जब आप पूरी मेडिसिन पढ़ेंगे ना, अभी देखिए आप इस पे ज्यादा क्वेरी और क्वेश्चन मत रखिए, आप धीरे धीरे जो वर्जन बोला है आप उसको नोट करते जाइए, धीरे धीरे आपकी क्वेरी खुद भी खत्म हो जाएंगी। आप अभी छोटा सा पार्ट जानते हैं ना,
इसीलिए अभी देखिए हमने एक जमीन का टुकड़ा देखा है तो कोई कहता है चपटी है, कोई कहता टेढ़ी है, कोई कहता गड्ढा है। जब आप पूरी जमीन देख लेंगे तो सारी क्वेरी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सर। हाँ, तो अभी देखिए क्वेरी के लिए तो बहुत सारे वो हैं, नो डाउट एंडलेस क्वेरीज बनेगी, लेकिन आप थोड़ा और अटेंड करेंगे क्लासेस ना, तो ऐसे ही चलते चलते आपको मैक्सिमम केसेस के थ्रू, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि केसेस के थ्रू ही आपकी क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपको ना ये जो हमने केस लिया, इस पे हमने जो जो वर्जन बोले उस वर्जन पे आप पूरा केस लिख लीजिए, और उसके बाद इसमें और भी रूब्रिक हैं, डिल्यूजन इनलार्ज है, कैरी डिजायर फास्ट है, 5 रूब्रिक 7 रूब्रिक हमने बनाए थे इस पे, है ना। तो डिल्यूजन इनलार्ज, तकलीफ आज ज्यादा है डॉक्टर साहब, कभी भी मरीज आके बोलेगा डॉक्टर साहब ये तकलीफ आज बढ़ गई है, अभी तक कम थी आज बढ़ गई है, कोई भी चीज, गांठ छोटी थी आज बड़ी हो गई है, ठीक है, कल बाल कम झड़ रहे थे आज बहुत ज्यादा झड़ रहे। इनलार्ज, इलाज मतलब बड़ा हो जाना, बढ़ जाना, फैल जाना, ऐसा। डॉक्टर साहब ये छोटा सा स्पॉट था इतना बड़ा हो गया है। तो ये आपको डिल्यूजन इलाज लिखिए आप, और उसके बाद ये जो मैंने बताया वो लिखिए, श्रीकिंग ऑल्टरनेटिंग अनकॉन्शियस लिखिए, फ्रिवुलस लिखिए, एस्केप अटेम्प्ट्स टू विंडो लिखिए, ये सारे रूब्रिक्स लिखिए, और उसके आगे जगह छोड़ करके वो जो वर्जन मैंने बोले वो लिखिए आप, है ना। और इसको 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो ध्यान में रहेगा ये। कैरी डिजायर टू बी कैरीड फास्ट, अब स्ट्रामोनियम का पेशेंट आएगा तो वो चिंता बहुत ज्यादा करेगा, बेलाडोना का बंदा चिंता नहीं करेगा, ठीक है। और स्ट्रामोनियम का बंदा कैरी डिजायर फास्ट में नहीं है, लेकिन बेलाडोना का बंदा कैरी डिजायर फास्ट, डॉक्टर साहब जल्दी से आप ठीक कर दो, लेकिन इसके पीछे उसकी कोई और वजह है क्यों जल्दी ठीक होना चाहता है, क्योंकि वो लाइट में रहना चाहता है, ज्यादा टेंशन, ज्यादा दर्द, ये सब झेलना उसको पसंद नहीं है ना। उसका लिबर्टिनिज्म एक रूब्रिक है बेलाडोना में, लिबर्टिनिज्म, वो बंदा लिबर्टी मतलब फ्री रहना चाहता है, किसी भी, ना तो उसको तकलीफ होना चाहिए, ना तो उसको टेंशन होना चाहिए, कोई भी उसको झंझट नहीं चाहिए, ना तो उसको कोई जवाबदारी चाहिए, फ्री रहना चाहता है ना। इसलिए वो तकलीफ में भी नहीं रहना चाहता बहुत देर तक। सर डॉक्टर उदय कुमार का ना एक लेक्चर सुना था, उसमें उन्होंने बेलाडोना के बारे में कहा था कि बेलाडोना को समझने के लिए दूसरे जन्म की जरूरत है। हाँ, बहुत बड़ी मेडिसिन है, बहुत बड़ी मेडिसिन, और बहुत शेड हैं, हर एक मेडिसिन के बहुत सारे। देखिए हर मेडिसिन के इतने बड़ी बड़ी मेडिसिन हैं। सेगल मेथड से जब से हमने प्रैक्टिस करना शुरू किया है, मेडिसिन के और समझ में आ गए, मेडिसिन का फील समझ में आ गया, मतलब जान डाल दी है सेगल साहब माइंड मेथड ने मेडिसिन को। अदरवाइज हम उतनी ही मेडिसिन डालते थे 20-25। अब रूब्रिक के थ्रू आप कोई भी मेडिसिन निकाल सकते हैं। आपने नाम भी नहीं सुना होगा, फेल्कोपी है ना, प्रोजिट्रॉन, प्लूटोनियम, ठीक है, कैलकेरिया फ्लोर, वनीला, ये सारी मेडिसिन आपको मिलेंगी, और बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होने वाली मेडिसिन। ठीक है, आज के लिए बाइंड करें, और कोई क्वेरी हो तो पूछ लें। सर मैंने ये पूछना था कि आपने सुना है, हाँ जी, आवाज आपकी गई। नहीं आई सर आपकी आवाज। अब आ रही है आवाज? अब आई। सर मैंने ये पूछना था कि माइल्ड सिम्टम के लिए हाई पोटेंसी रिकमेंड की जाती है, तो क्या इसमें कोई है, क्या लो पोटेंसी भी यूज कर सकते हैं? सर पोटेंसी कोई भी यूज कर सकते हैं, 6 से लेके 30, 200, 1M, 10M सभी पोटेंसी काम करती हैं। लेकिन सबसे पहले आप कोई भी डॉक्टर्स हो, शुरू करिए 30 पोटेंसी से, है ना। तो 30 से रिजल्ट नहीं आए तो पोटेंसी का भी बताऊंगा धीरे धीरे। तो सिर्फ हमको जेंटल, आपका मेडिसिन सही है तो मैक्सिमम केस आप कोई भी पोटेंसी से सेटल हो जाते हैं, है ना। पोटेंसी का उतना मैटर नहीं है, मेडिसिन का इम्पोर्टेंस है, तो फिर पोटेंसी सेकेंडरी।
और हमको जेंटल थ्रो ही देना है वाइटल फोर्स को। ठीक है जी, थैंक यू। ओके जी थैंक यू सर। जी हुस्ना यस सर, मैडम, फाइन करें। हुस्ना मैडम पूछें। नहीं जी। हुस्ना मैडम ने हाथ खड़ा किया है, पूछें प्लीज़। एक्सक्यूज मी सर, मैं ये तारिक साहब को ये बताना चाह रही थी कि ये जो बेलाडोना का केस है, आप चूंकि एक टीचर रहे हैं तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, फ्रिवुलस रहते हैं, लापरवाह रहते हैं, लेकिन जब एग्जाम सर पे पढ़ते हैं तो फिर रोने पीटने लगते हैं या फिर गाइड का सहारा लेते हैं। तो ये वही कंडीशन बन जाती है। इनकी आवाज इंटरप्ट होती है। जी तारिक साहब क्लोजिंग कर लें आलोक पटेल साहब को। अच्छा जी, वो मुसरा मैडम साहब जी सर साहब। उनका भी तो दिल रख लेना सर। मैं करता हूँ, सभी को साथ लेके चलना है। मुसरा मैडम, आपकी जो आवाज़ है ना जी, प्लीज़ वो नहीं आ रही है, तो आप मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा। और मुझे बताने का आपका बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह आवर ग्रेट ग्रेट टीचर, वर्थ टू बी सलूटेड, हमें बता रहे हैं। और नेक्स्ट भी ऐसे ही हमारा सफ़र चलेगा, चंद लोगों एक आइडियल क्लास के साथ, जिसमें हर बंदा हिस्सा लेता है और बाल की खाल उतार के ही आगे बढ़ा जाता है। और ऐसे ही हम बढ़ते रहेंगे। और सभी को शब खैर कहते हुए अल्लाह हाफिज। थैंक यू आलोक पटेल साहब, थैंक यू।